चीन में कड़ी थी और सबसे ज्यादा पुरानी 99 साल पुरानी थी। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। इस मौके पर यूफोन 4G बातचीत सबसे करते बड़ी हुए प्लस एंटी ऑफर कार बड़ी म्यूजियम नहीं, के बानी शोएब कुरैशी ने बताया कि नायाब बड़ी किसी है। भी मुल्क के मुनफरिद आर्ट और सकाफत की नुमाइंदगी करती है और हम 40 इसी GB तरह के डेटा तो इवेंट है, को जारी प्लस रखकर बड़े एक सेहतमंदाना ऑफ-नेट सरगर्मी के तौर पर सिर्फ अपने 350 नौजवानों रुपए में इस मशगले को अभी बेहतर स्टार बना सकते हैं। 7777 हैश डायल करो तो बड़ी ऑफर्स के लिए सिर्फ यूफोन हमारा 4G ऑनलाइन म्यूजियम मुल्क के पाकिस्तान का बेहतरीन सबसे नायाब बेस्ट कारों 4G इसको जमा करने वालों यूफोन 4G और उससे तुम ही तो। मुताल्लिका मवाद, इवेंट और खबरों का एक शोकेस है। वो लोग जो ये शो देखने से महरूम रह गए वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ये सब देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी, वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? हाय, Excuse me. Go back later. Cars are absolute classics, right? Restore करके what they're doing. वक्त के साथ अगर सोच भी बदली जा सकती है तो वाई नॉट मेरी जान। बहुत बहुत टाइम से तैयार हो जाना। पिकनिक याद है? तरीके से रखा गया है और मुझे तो जब भी ये हैंडसम आदमी कौन है? याद आता जिस जमाने का है। आए थे। अरे ये हटा रहा। ये देखिए मेरी बेगम हमारी एनिवर्सरी के दिन भी किस कदर मसरूफ हैं। दुनिया को दिखाई जाए तो ये हमारा सॉफ्टवेयर दुनिया भर में ईद की दावत। ओके मैं आ रही हूँ, तैयार हो जाओ। नहीं ये तो मेरी एडमिशन की दावत है। These are the exclusive collection and my kiddo is very happy. अम्मी उस दिन घर पे नहीं थी क्या? अम्मी ने कहाँ जाना होता? किचन में होंगी या फिर मैं काम कर रही हूँ? तूने धड़कने वो ही है और इस तरह की तुझे fun भी filled family ये activities खबर हमारे नहीं शहर में तूने धड़कने और भी होनी चाहिए और अभी वो वो भी ही नहीं। है और तो आप तुझे लोगों का भी शुक्रिया कि आपने ये किया, खबर आपने हमारे नहीं मसले अभी कवर तू कर दिए। चले तो सांसें चले कोई क्यों ये देख न पाया हवा से तुझको एंटी कार म्यूजियम की जानिब से फेयर हॉल कराची में एक शानदार शो का इनेकार। एंटी कार पाकिस्तान पहले सबसे पुराना और क्लासिक ऑनलाइन म्यूजियम है जिसने कराची की तारीख और शहाना फेयर हॉल में नायाब कारों का अपना सालाना शो का इनेकाद किया। ये एक पब्लिक इवेंट था और सोसाइटी के हर तस्वीरों ने आज वो दिखाया जो हमें कभी नजर नहीं आया। हमारी खुशियां मनाने में तुम्हारा खुशियां मनाना हमेशा रह गया। कोई देख न पाया क्यों न जाने कोई देख न पाया क्यों न जाने ओ हवा से तुझको बनाया खुदा ने कोई देख न पाया खुशियां बनाने वाली को खुशियां मनाने में शामिल कर लो। कोई देख न पाया शान खुशियां चख लो। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। साफ शफाफ और मेरी खूबसूरती के लिए हमेशा मेरी चॉइस वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम मल्टीविटामिन और इजाफी सी पर्ल की खूबसूरती के साथ जो स्किन को क्लियर और फेयर करे, डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे हटाए, चेहरे को खूबसूरत और गोरा बनाए और चेहरा रहे हमेशा खिला खिला। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम चेहरे की ताजगी और हर स्किन के लिए 3 मुख्तलिफ इकसाम में। वाइट बैलेंस ब्यूटी सोप
एक्नी सोप एंड व्हाइटनिंग स्क्रब सोप, वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम, चेहरा रहे फेयर एंड ग्लोइंग। गारंटी ब्यूटी क्रीम, एक सुनहरी बारिश से चमकता है मेरा चेहरा, जिल्द हो जैसे मखमल सी, ये रोशन सा चेहरा और सुनहरा निखार दे जाते हो, तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाती हो। गारंटी ब्यूटी क्रीम 24 कैरेट गोल्ड मिनरल से बनी, पपाया, एलोवेरा और विटामिन्स की खूबियाँ लिए। गारंटी ब्यूटी क्रीम एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ चेहरे से झुर्रियाँ, फ्रेकल्स, स्याह हल्के और दाग धब्बे आसानी से मिटाए। सिर्फ 5 दिनों में चेहरा सुनहरा और गोरा बनाए। यूवी सन प्रोटेक्शन, धूप से हिफाजत करके जिल्द की रंगत को बरकरार रखे गारंटी के साथ और दे गोल्डन ग्लो। मर्दों और खवातीन के लिए यकसा मुफीद। गारंटी ब्यूटी क्रीम अब रंग हुआ गोरा गारंटी के साथ। आ प्रोडक्ट ऑफ गारंटी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी तो उन्हें भी देखने दे चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टी विटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट। रियाज ने सिहोनी रियासत के साथ हर तरह की बातचीत मुनक़ता कर दी। सऊदी और इस्राएली मीडिया में शाया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए हर तरह के मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। इस हवाले से मुतल्लिका सऊदी हुक्काम ने अमरीकी वज़ीर खारिजा एंथनी ब्लिंकन को भी आगाह कर दिया है कि वो सिहोनी रियासत के साथ मजीद किसी किस्म की बातचीत जारी नहीं रख सकते। इससे कबल अमरीकी वज़ीर खारिजा ने एक बयान में कहा था कि हमास की जानिब से इसराइली अहदाफ पर हमलों का मकसद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों को सबोताज करना हो सकता है। अमरीका को ताहाल इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला। ताहम हमास और ईरान के दरमियान देरीना ताल्लुकात सबके सामने हैं। उधर इसराइल ने गजा को पानी, ईंधन, बिजली और खुराक की सप्लाई बंद करते हुए वहशियाना बमबारी में मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके नतीजे में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद और लाखों घर बार छोड़ने पर साफ मजबूर हो गए शफाफ हैं। और मेरी खूबसूरती के लिए हमेशा मेरी चॉइस वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम मल्टी विटामिन्स और इजाफी सी पर्ल की खूबसूरती के साथ, जो स्किन को क्लियर और फेयर करे, डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे हटाए, चेहरे को खूबसूरत और गोरा बनाए और चेहरा रहे हमेशा खिला खिला। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम चेहरे की ताजगी और हर स्किन के लिए 3 मुख्तलिफ इकसाम में। वाइट बैलेंस ब्यूटी सोप, एक्नी सोप एंड व्हाइटनिंग स्क्रब सोप, वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम, चेहरा रहे फेयर एंड ग्लोइंग। गारंटी ब्यूटी क्रीम, एक सुनहरी बारिश से चमकता है मेरा चेहरा, जिल्द हो जैसे मखमल सी, ये रोशन सा चेहरा और सुनहरा निखार दे जाते हो, तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाती हो। गारंटी ब्यूटी क्रीम 24 कैरेट गोल्ड मिनरल से बनी, पपाया, एलोवेरा और विटामिन्स की खूबियाँ लिए। गारंटी ब्यूटी क्रीम एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ चेहरे से झुर्रियाँ, फ्रेकल्स, स्याह हल्के और दाग धब्बे आसानी से मिटाए। सिर्फ 5 दिनों में चेहरा सुनहरा और गोरा बनाए। यूवी सन प्रोटेक्शन, धूप से हिफाजत करके जिल्द की रंगत को बरकरार रखे गारंटी के साथ और दे गोल्डन ग्लो। मर्दों और खवातीन के लिए यकसा मुफीद। गारंटी ब्यूटी क्रीम अब रंग हुआ गोरा गारंटी के साथ। आ प्रोडक्ट ऑफ गारंटी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी तो उन्हें भी देखने दे चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टी विटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह,
मलिक फैमिली की पहली लॉयर, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो तो बड़ी ऑफर्स के लिए सिर्फ यूफोन 4G, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G तुम ही तो हो। Excuse me. Yes. गाड़ी को पार्क करने के लिए एक बाइक को थोड़ा साइड पे करना है। वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। Excuse me, वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। The Supreme Court, under the original Constitution, prior to the 17th and 18th Amendment, the Chief Justice alone acted as a consultee for appointments in the judicial. What is the point you're making? My point is, my lord, that when we say that the Chief Justice is senior among equals, what distinguishes the Chief Justice from the judges? Administration. Otherwise, the Chief Justice would be equal among equals. Okay, but you are saying that because these specific provisions of the Constitution specifically mention Chief Justice, so by analogy, he has other powers as well. That's what I've understood from your argument. By analogy, he is the senior among equals. Okay. And you see, where there is a power under 191 to frame rules, the rules are for the purposes, administrative purposes. And in addition to the rules, there are constitutional or there are conventions of the court which have invariably been followed since the 1956 Constitution, and before that the Government of India Act. So those conventions have also acquired the place of rules, or for that matter, the procedure of the court. Yes, my lord. Article 268(7) is very much clear to that extent that anything having the force of law has been deemed as law, Yes, my lord. 268(7). 268(7), my lord. Now, what this law has done, the law does not say that the Chief Justice, in consultation with the two senior judges, shall constitute a bench. No. साफ शफाफ और मेरी खूबसूरती के लिए हमेशा मेरी चॉइस वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम मल्टीविटामिन्स और इजाफी सी पर्ल की खूबसूरती के साथ, जो स्किन को क्लियर और फेयर करे, डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे हटाए, चेहरे को खूबसूरत और गोरा बनाए। Or the positions of the senior two judges have been converted into quasi chief justices. This is my submission, my lord. There is no consultation. While concluding the arguments on the previous hearing, your lordship mentioned to the preamble, Article 2, Article 2A, 227, and I'm grateful that your lordship referred to the Grun norm. No consultation is there in this law, my lord. No consultation. And one potential deadlock which I see, not today, say 50 years from now, my lord. The two judges, on one side, the Chief Justice, on the other side, 50 years from now. The two decide. Why 50 years from now? Why My not tomorrow? Not regarding the incumbent. चलें आगे बढ़े ना आगे। मैं एक potential। आप इतना लंबा तमलीग बांध रहे हैं। मैं 5 मिनट में। चलिए कह दीजिए। If the two judges are हाँ ठीक है तो it be a minority, big deal. And the two decide. So what? That my honorable the Chief Justice, we have established, we have created a roster, and according to that, for the next month, you will do the chamber work. ठीक. You will not sit on a bench. So the office of the Chief Justice has been paralyzed, my lord. Chief Justice can do so himself.
I'm not saying, my lord. I'm So, not saying. it implies that Chief Justice can do so, it's okay. I'm not saying But if this. two senior judges do so, it's wrong. My lord, there cannot be या any. तो कहें कि कर ही नहीं सकते हैं तो बात खत्म हो There गई. cannot be any Supreme Court without the Chief Justice. This is my point. We know that because the Constitution The says Constitution says. Yes. And that would tantamount to sending the Chief Justice on forced leave. Such like enactment made by a dictator has already been nullified. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीफ जस्टिस के पास पावर हो और वो कहते हैं कि ये दो जजेस जो है ये अगले 1 महीने तक चैम्बर वर्क करेंगे फिर क्या होगा? अगर कोई डिफिशिएंसी है रूल्स अगर में चले तो अगर ये भी हो सकता है अगर डिफिशिएंसी आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू द विजडम ऑफ दिस लॉ आई एम रेफरिंग टू द पोटेंशियल डेड एंड वी मे गो इनटू ठीक लर्नड काउंसिल आपने अभी तक आप फ्यूचर का बता रहे एज द लॉ स्टैंड्स टुडे हाउ आर यू इनकन्वीनियंस्ड आपका कौन सा पर्सनल राइट जो है इन्फ्रिंज हुआ है एंड व्हाट फंडामेंटल राइट आर यू ट्राइंग टू enforce before us? There goes, that question goes to the maintainability of the petition, my lord. And except for 3, all fundamental rights are subject to law, subject to reasonable restriction imposed by law. आपसे simple ये उसी पे आ रहा हूँ, my lord. Either say yes or no. Are you inconvenienced by this law? Yes. Has any fundamental right of yours, has it been infringed? Yes, and my please lord. kindly tell us what fundamental right are you trying to enforce? Yes, my lord. I'm referring to that. You don't want, I have the you prime don't want right. access to justice to be... No. कुछ और infringement बता रहे हैं, बताइए. Yes, my lord. All fundamental rights except for the dignity of man and forced labor and slavery, all have been subjected to law. Now the law means dignity of validly the Chief passed Justice? law. Validly passed law coming from a competent legislature, that I may not be subjected to a law for which the respective legislature is not competent. This is all fundamental rights are involved, my lord. And the mother of fundamental rights, Article 4. ये infringement का बताइए ना, कौन सा fundamental right infringe हुआ? My lord, if the law is maintained without the necessary legislative competence, it means I'm subjected to a law for which the parliament was not competent. So it is going to affect every fundamental right. ठीक. और कोई point? Now, furthermore, under the constitution, all judges are equal, my lord. नहीं आगे बढ़े ना. मैं आगे बढ़ता हूँ. अब हमें कोई lecture ना दीजिए, जो law school में देना चाहिए, please. ठीक है, मैं अपील पे बहुत कुछ कहा जा चुका. मैं सिर्फ एक potential misuse, My lord, under the impugned act, the committee of 3 judges may themselves sit in a bench constituted under Article 184(3). Now the judgment comes and there is an appeal stage. Now the same committee will decide as to who should hear the appeal against our judgment. So what's wrong with that? My lord, it amounts to appealing unto Caesar against Caesar. There is a potential conflict of interest. If I would have been a judge, I would have an interest that my judgment is preserved. When you become a judge, we can look into it. No. So this. And my lord, मैं दो points करता हूँ. As per section 77 of the Act, which says that every case having urgency or where there is a prayer for interim relief shall be fixed within 14 days. Hardly there would be a case in which there is no prayer for interim relief. So if what? In which there is no prayer for interim relief. Almost every case has a I think you're mixing up the concept of interim relief with urgency.
the word interim relief has also been used. ठीक है, okay. So May I read we one can also? apply a brain, which we do occasionally. Okay. And we can determine what is urgent and what is not urgent. साफ शफाफ और मेरी खूबसूरती के लिए हमेशा मेरी चॉइस वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम मल्टीविटामिन्स और इजाफी सी पर्ल की खूबसूरती के साथ जो स्किन को क्लियर और फेयर करे, डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे हटाए, चेहरे को खूबसूरत और गोरा बनाए और चेहरा रहे हमेशा खिला खिला। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम चेहरे की ताजगी और हर स्किन के लिए 3 मुख्तलिफ इकसाम में वाइट बैलेंस ब्यूटी सोप, एक्नी सोप एंड व्हाइटनिंग स्क्रब सोप। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम चेहरा रहे फेयर एंड ग्लोइंग। गारंटी ब्यूटी क्रीम, एक सुनहरी बारिश से चमकता है मेरा चेहरा, जिल्द हो जैसे मखमल सी। ये रोशन सा चेहरा और सुनहरा निखार दे जाते हो, तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाती हो। गारंटी ब्यूटी क्रीम 24 कैरेट गोल्ड मिनरल से बनी, पपाया, एलोवेरा और विटामिन्स की खूबियां लिए। गारंटी ब्यूटी क्रीम एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ चेहरे से झुर्रियां, फ्रेकल्स, स्याह हल्के और दाग धब्बे आसानी से मिटाए। सिर्फ 5 दिनों में चेहरा सुनहरा और गोरा बनाए। यूवी सन प्रोटेक्शन, धूप से हिफाजत करके जिल्द की रंगत को बरकरार रखे गारंटी के साथ और दे गोल्डन ग्लो। मर्दों और खवातीन के लिए यकसा मुफीद। गारंटी ब्यूटी क्रीम अब रंग हुआ गोरा गारंटी के साथ। आ प्रोडक्ट ऑफ गारंटी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो तो बड़ी ऑफर्स के लिए सिर्फ यूफोन 4G, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G तुम ही तो हो। एक्सक्यूज मी, यस, गाड़ी को पार्क करने के लिए एक बाइक को थोड़ा साइड पे करना है। वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। एक्सक्यूज मी, वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। हाय, वो 9587 बाइक आपकी है? एक्सक्यूज मी, वो बाइक मेरी है। वक्त के साथ अगर सोच भी बदली जा सकती है तो व्हाई नॉट मेरी जान। टाइम से तैयार हो जाना। पिकनिक याद है? आहा, ये हैंडसम आदमी कौन है? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अरे ये भी हटा रहा हूँ। ये देखिए, मेरी बेगम हमारी एनिवर्सरी के दिन भी किस कदर मसरूफ हैं। जॉर्ज जितना फारिग है। ईद की दावत? मौके मैं आ रही हूँ, तैयार हो जाओ। नहीं, ये तो मेरी एडमिशन की दावत है। अम्मी उस दिन घर पे नहीं थी क्या? अम्मी ने कहाँ जाना होता है, किचन में होंगी या फिर कोई काम कर रही होंगी। तूने धड़कने वो ही है और तुझे भी ये खबर नहीं। तूने धड़कने वो ही है और तुझे भी ये खबर नहीं। तू चले तो सांसें चले, कोई क्यों ये देख न पाया। हवा से तुझको बनाया खुदा ने, कोई देख न पाया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो कुछ हुआ है क्या आज? आज नहीं,
हमेशा हुआ है। तस्वीरों ने आज वो दिखाया जो हमें कभी नजर नहीं आया। हमारी खुशियां बनाने में तुम्हारा खुशियां मनाना हमेशा रह गया। कोई देख न पाया क्यों न जाने, कोई देख न पाया क्यों न जाने, ओ हवा सी तुझको बनाया खुदा ने, कोई देख न पाया। खुशियां बनाने वाली को खुशियां मनाने में शामिल कर लो। कोई देख न पाया। शान, खुशियां चख लो। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। साफ शफाफ और मेरी खूबसूरती के लिए हमेशा मेरी चॉइस वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम मल्टीविटामिन्स और इजाफी सी पर्ल की खूबसूरती के साथ, जो स्किन को क्लियर और फेयर करे, डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे हटाए, चेहरे को खूबसूरत और गोरा बनाए और चेहरा रहे हमेशा खिला खिला। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम चेहरे की ताजगी और हर स्किन के लिए 3 मुख्तलिफ इकसाम में। वाइट बैलेंस ब्यूटी सोप, एक्नी सोप एंड व्हाइटनिंग स्क्रब सोप। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम, चेहरा रहे फेयर एंड ग्लोइंग। गारंटी ब्यूटी क्रीम, एक सुनहरी बारिश से चमकता है मेरा चेहरा, जिल्द हो जैसे मखमल सी। ये रोशन सा चेहरा और सुनहरा निखार दे जाते हो, तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाती हो। गारंटी ब्यूटी क्रीम 24 कैरेट गोल्ड मिनरल से बनी, पपाया, एलोवेरा और विटामिन्स की खूबियां लिए। गारंटी ब्यूटी क्रीम एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ चेहरे से झुर्रियां, फ्रेकल्स, स्याह हल्के और दाग धब्बे आसानी से मिटाए। सिर्फ 5 दिनों में चेहरा सुनहरा और गोरा बनाए। यूवी सन प्रोटेक्शन, धूप से हिफाजत करके जिल्द की रंगत को बरकरार रखे गारंटी के साथ और दे गोल्डन ग्लो। मर्दों और खवातीन के लिए यकसा मुफीद। गारंटी ब्यूटी क्रीम अब रंग हुआ गोरा गारंटी के साथ। अ प्रोडक्ट ऑफ गारंटी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी तो उन्हें भी देखने दे चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो तो बड़ी ऑफर्स के लिए सिर्फ यूफोन 4G, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G तुम ही तो हो। एक्सक्यूज मी, गाड़ी को पार्क करने के लिए एक बाइक को थोड़ा साइड पे करना है। वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। एक्सक्यूज मी, वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। हाय, वो 9587 बाइक आपकी है? एक्सक्यूज मी, वो बाइक मेरी है। वक्त
के साथ अगर सोच भी बदली जा सकती है तो व्हाई नॉट मेरी जान। टाइम से तैयार हो जाना। पिकनिक याद है? आहा, ये हैंडसम आदमी कौन है? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अरे ये भी हटा रहा हूँ। ये देखिए मेरी बेगम हमारी एनिवर्सरी के दिन भी किस कदर मसरूफ हैं। जॉर्ज इतना फारिग है। ईद की दावत? मौके मैं आ रही हूँ, तैयार हो जाओ। नहीं, ये तो मेरी एडमिशन की दावत है। अम्मी उस दिन घर पे नहीं थी क्या? अम्मी ने कहाँ जाना होता है, किचन में होंगी या फिर कोई काम कर रही होंगी। तूने धड़कने बोई है और तुझे भी ये खबर नहीं, तूने धड़कने बोई है और तुझे भी ये खबर नहीं। तू चले तो सांसें चले, कोई क्यों ये देख न पाया, हवा से तुझको बनाया खुदा ने, कोई देख न पाया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो कुछ हुआ है क्या आज? आज नहीं, हमेशा हुआ है। तस्वीरों ने आज वो दिखाया जो हमें कभी नजर नहीं आया। हमारी खुशियां मनाने में तुम्हारा खुशियां मनाना हमेशा रह गया। कोई देख न पाया क्यों न जाने, कोई देख न पाया क्यों न जाने, ओ हवा से तुझको बनाया खुदा ने, कोई देख न पाया। खुशियां बनाने वाली को खुशियां मनाने में शामिल कर लो। कोई देख न पाया। शान, खुशियां चख लो। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। साफ शफाफ और मेरी खूबसूरती के लिए हमेशा मेरी चॉइस वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम मल्टीविटामिन्स और इजाफी सी पर्ल की खूबसूरती के साथ, जो स्किन को क्लियर और फेयर करे, डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे हटाए, चेहरे को खूबसूरत और गोरा बनाए और चेहरा रहे हमेशा खिला खिला। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम चेहरे की ताजगी और हर स्किन के लिए 3 मुख्तलिफ इकसाम में। वाइट बैलेंस ब्यूटी सोप, एक्नी सोप एंड व्हाइटनिंग स्क्रब सोप। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम, चेहरा रहे फेयर एंड ग्लोइंग। गारंटी ब्यूटी क्रीम, एक सुनहरी बारिश से चमकता है मेरा चेहरा, जिल्द हो जैसे मखमल सी। ये रोशन सा चेहरा और सुनहरा निखार दे जाते हो, तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाती हो। गारंटी ब्यूटी क्रीम 24 कैरेट गोल्ड मिनरल से बनी, पपाया, एलोवेरा और विटामिन्स की खूबियां लिए। गारंटी ब्यूटी क्रीम एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ, चेहरे से झुर्रियां, फ्रेकल्स, स्याह हल्के और दाग धब्बे आसानी से मिटाए। सिर्फ 5 दिनों में चेहरा सुनहरा और गोरा बनाए। यूवी सन प्रोटेक्शन, धूप से हिफाजत करके जिल्द की रंगत को बरकरार रखे गारंटी के साथ और दे गोल्डन ग्लो। मर्दों और खवातीन के लिए यकसा मुफीद। गारंटी ब्यूटी क्रीम अब रंग हुआ गोरा गारंटी के साथ। आ प्रोडक्ट ऑफ गारंटी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे, चेहरे और कामयाबी।
दोनों का ग्लो एंड लवली। इसके मल्टी वाइटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो तो बड़ी ऑफर्स के लिए सिर्फ यूफोन 4G, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G तुम ही तो हो। एक्सक्यूज मी, गाड़ी को पार्क करने के लिए एक बाइक को थोड़ा साइड पे करना है। वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। एक्सक्यूज मी, वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। हाय, वो 9587 बाइक आपकी है? एक्सक्यूज मी, वो बाइक मेरी है। वक्त के साथ अगर सोच भी बदली जा सकती है तो वाई नॉट मेरी जान। टाइम से तैयार हो जाना। पिकनिक याद है? आहा, ये हैंडसम आदमी कौन है? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अरे ये भी हटा रहा हूँ। ये देखिए, मेरी बेगम हमारी एनिवर्सरी के दिन भी किस कदर मसरूफ हैं। जॉर्ज जितना फारिग है। ईद की दावत? मौके मैं आ रही हूँ, तैयार हो जाओ। नहीं, ये तो मेरी एडमिशन की दावत है। अम्मी उस दिन घर पे नहीं थी क्या? अम्मी ने कहाँ जाना होता है, किचन में होंगी या फिर कोई काम कर रही होंगी। तूने धड़कने बोई है और तुझे भी ये खबर नहीं। तूने धड़कने बोई है और तुझे भी ये खबर नहीं। तू चले तो सांसें चले, कोई क्यों ये देख न पाया। हवा से तुझको बनाया खुदा ने, कोई देख न पाया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो कुछ हुआ है क्या आज? आज नहीं, हमेशा हुआ है। तस्वीरों ने आज वो दिखाया जो हमें कभी नजर नहीं आया। हमारी खुशियां मनाने में तुम्हारा खुशियां मनाना हमेशा रह गया। कोई देख न पाया क्यों न जाने, कोई देख न पाया क्यों न जाने। ओ हवा से तुझको बनाया खुदा ने, कोई देख न पाया। खुशियां बनाने वाली को खुशियां मनाने में शामिल कर लो। कोई देख न पाया। शान, खुशियां चख लो। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। साफ, शफाफ और मेरी खूबसूरती के लिए हमेशा मेरी चॉइस वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम मल्टीविटामिन्स और इजाफी सी पर्ल की खूबसूरती के साथ, जो स्किन को क्लियर और फेयर करे, डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे हटाए, चेहरे को खूबसूरत और गोरा बनाए और चेहरा रहे हमेशा खिला खिला। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम
चेहरे की ताजगी और हर स्किन के लिए 3 मुख्तलिफ इकसाम में वाइट बैलेंस ब्यूटी सोप, एक्नी सोप एंड वाइटनिंग स्क्रब सोप। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम, चेहरा रहे फेयर एंड ग्लोइंग। गारंटी ब्यूटी क्रीम, एक सुनहरी बारिश से चमकता है मेरा चेहरा, जिल्द हो जैसे मखमल सी। ये रोशन सा चेहरा और सुनहरा निखार दे जाते हो, तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाती हो। गारंटी ब्यूटी क्रीम 24 कैरेट गोल्ड मिनरल से बनी, पपाया, एलोवेरा और विटामिन्स की खूबियां लिए। गारंटी ब्यूटी क्रीम एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ चेहरे से झुर्रियां, फ्रेकल्स, स्याह हल्के और दाग धब्बे आसानी से मिटाए। सिर्फ 5 दिनों में चेहरा सुनहरा और गोरा बनाए। यूवी सन प्रोटेक्शन, धूप से हिफाजत करके जिल्द की रंगत को बरकरार रखे गारंटी के साथ और दे गोल्डन ग्लो। मर्दों और खवातीन के लिए यकसा मुफीद। गारंटी ब्यूटी क्रीम अब रंग हुआ गोरा गारंटी के साथ। आ प्रोडक्ट ऑफ गारंटी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी, इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट। My humble submission is that, and reading of Article 191 is that when it says that Supreme Court may make rules and they shall be subject to the Constitution and law, I read it that on that issue, on that subject, there is a law or can be a मैं आपकी जो है ना, I'm sorry to interrupt you, but I'm trying to understand जिस तरह आप इसको 58 से लिंक कर रहे हैं ना, the practice and procedure parts of this act, आप जिस तरह इससे लिंक कर रहे हैं, तो then necessarily the subject, the legislative power or competence of law in 191 has to be in the broadest possible terms. But that is only possible, it seems to me, if the 73 Constitution had retained what was to be found in 56 and 62, namely specific. आप जरा पढ़ें तो सही, दीजिए साहब को 56 Constitution दें साहब को और 62 Constitution दें, इसमें वो legislative entries जो सुप्रीम कोर्ट की हैं वो पढ़ें तो सही ना। आप तो उस चीज को रिक्रिएट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आप काइंडली रीड दोस लेजिस्लेटिव एंट्रीज। आप पढ़िए वकील साहब, पहले पढ़िए तो सही ना। 56 का है 5th शेड्यूल। Is this your argument, Mr. Zaid Ibrahim? No, I'm trying to. I'll read 56 Constitution. 5th schedule. I think it's entry number 16. है तुम्हारे पास? 5th, yes. Entry number? I think maybe 16. 16. यहाँ पे It's on the Federal Legislative List, 5th schedule. Entry मुझे याद 16 बोल रहे हैं मुनीब साहब। 16. हाँ 16 है ना, एंट्री 16 देखिए, फेडरल लिस्ट एंट्री 16। The Constitution, organization, jurisdiction and powers of the Supreme Court, including contempt of such court and the fee taken therein, persons entitled to practice before the Supreme Court. और अब आप इसकी देखिए 62 Constitution की, वो भी चले ना रहने दें, वो more or less along the same lines, just to save time. तो ये जरा काइंडली बताइए ना कि इसके अंदर जो आप जिस तरह
उसका implication जो है, उसकी जो logical consequence है, does that not revive a legislative entry that perhaps consciously the interim constitution and the 73 constitution? Sometimes, logical consequences flow differently for different people. I'm waiting for your answer. My answer is that it does not, in my view. My answer is that I am reading Article 142A as being the powers, that's where the powers stem from, the power to legislate, in relation to matters provided in the Federal Legislative List. The Federal Legislative List, entry 58, and if we can maybe read it perhaps. Mr. Zahid, Ibrahim, could I just to rephrase what you were saying, and if you want to look at it this way, maybe, perhaps, that you start off with 142A, jump on to 58, and now you bounce back to 191. Yes. But this time when you come back to 191, you look at it as an entry because 58 is telling you to look at it. And all you do this time when you read 191, you're looking at the legislative competence only. And you just say there is law mentioned which could do this, and that solves the mystery. That is what I've been trying, that is my submission. Are you going in for the part relating to within the legislative competence of Majlis-e Shura, yes, or relate to the Federation? Which part? The first part. Fine. But the first part in itself doesn't give specific direction of competence kis cheez par hai. And as was said earlier, competition, it says it would be anything and everything. So how do you say that from entry 58, matters which under the Constitution are within the legislative competence? So then the question is, where under the Constitution are you getting the competence? 191. Then you're reading subject to the Constitution. So what is happening is, as I see it, is that you, as I said, from 142 you jump on to 58. 58 simply says, go back into the Constitution and see if there is any legislative power. Yes. I come back to 191, but looking at 191 differently now. I just have to look at the competence. And I see that it says that there could be a law which could regulate practice and procedure. So we just have to look at the subject matter. This time round, coming back after 58, we just look at the subject matter. That is my reading. My Lord, with regard to... Mr. Zahid, you can always say, you don't have to agree with me. We are here to hear your contentions. And I have respectfully you can. said it. I mean, are you being polite? You can say, don't need to agree with me. I think it's fairly clear. Mr. Zahid, we have to understand what you're saying. Yes, of course. And I've only expressed my submission. We may not agree with you. Of course. But surely a judge sitting on a bench of the court is entitled, when a submission of high constitutional importance is made. I appreciate those observations. Appreciate that. I appreciate those observations. I think you've appeared me enough times to know that this is the way I appreciate those observations. That's the way I look at things. Next point, please. That's the way how... I'm grateful. I'm grateful, please. The second point that I wanting to submit is that the right of appeal is nothing but extending the jurisdiction of the Supreme Court, which is provided under entry 55. And why do I say that? First, in relation to extending the power of the Supreme Court, the argument is that this can only be done where there is express authorization. And the counter argument is, where is the express authorization? There is none, and therefore this is a redundant provision. You can't read redundancy into a constitutional provision. So, express authorization, I find it in a reading of Article 10A and 2A. And there is a judgment on this that I wish to cite, my Lord. No, just a minute. Express authorization under Article 10A, right to fair trial. And Article 2A. Objectives resolution. No, and Article 2A. So is it your case, now these are, as the very appellations A indicate, that these were not there in the Constitution as originally enacted. Entry 55 has never been touched. It remains as it is. So is it your case that prior to these
these articles being added to the constitution, the answer would go the other way. Let's look at the constitution on the commencing day. Sir, If suppose on that day or the next day, Parliament had made this law with regard to the right of appeal, there was no 10A then, there was no 2A then, what would you say, what would the answer be? my answer is, and the question I think is connected to the larger question that 185 में अपील जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो कर दी अगर उन्होंने नहीं दी है 184(3) में too bad go back make a constitutional amendment that is the argument right my contention on that is that the parliament said yes हम 184 में अभी नहीं दे रहे but हम ये पावर दे रहे हैं legislature को कि entry 55 में हम डाल रहे हैं कि you can extend your jurisdiction if at a later stage. The word used is not extension. The word Extend. used is enlargement. Enlarge the jurisdiction. Now, yes. how do you interpret the word enlargement? As I see it, enlargement is of something which already exists. There is no appeal which exists. So how can it be enlarged? Mr. Zahid, there could be two interpretations to that. I mean, my loud thinking that enlargement in this entry would have two sets. One is the existing jurisdiction being enlarged. The other is creating a totally new jurisdiction. Still, the Supreme Court's jurisdiction gets enlarged. So it doesn't really matter. The express provision is required for the existing provisions, but for a new jurisdiction, you don't need any. And when you have two fair interpretations possible, which one do you go to? You go to the one where the law will survive. दो चीजें हैं ना, creating and in creating you are enlarging. Where is the power to create a new jurisdiction? So that is where enlargement would come in. Most respectfully, sir. Yeah, agar if we give enlargement a restrictive meaning, then can you give me an example when is it ever applicable then? Sir, if I may I can't think of a scenario, maybe you can help me think of a scenario. If we give it a restrictive meaning, the enlargement is different from creation of jurisdiction. And where will it come into play when, let's say this act did not exist and I asked you, please enlarge the Supreme Court's jurisdiction, what would you do? It's a matter of semantics, you see. I mean, it's just a word in the sense that suppose if there is an appeal provided, would you not say that the jurisdiction of the Supreme Court stands enlarged? So it's just a word, I mean, and you've read the principles, widest possible interpretation. So you cannot be lost in the word. Enlargement of jurisdiction can be read with Article 175(2) or not, because it is a case of jurisdiction. No court has any jurisdiction unless conferred by the Constitution, by or under the law. So if you read the enlargement, is it not the appellate forum is not an enlargement of jurisdiction to the original jurisdiction of Article 184(3)? Indeed it is. So it would be read with Article 175(2) or not, where the powers have been given. Yes, certainly. But the law, but the law over there would have to be a law that Parliament is capable of making. Which brings us back to the same question. What will go back to the same? But you see, enlargement का तो example 185 में ही दिया हुआ है और वो जो आपके वो थे tribal areas की enlargement, वो act का नाम ही था enlargement of jurisdiction. लेकिन आपसे तो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका मुझे बताइए ना आपने अभी 10A और 2A का जिक्र किया तो I'm giving you an चीज और है example. इसमें जाहिद साहब, मिस्टर जाहिद के अंदर आप सुन लें फिर मैं आपको एक और चीज उसी के जवाब में बता अंदर जो है एक बात आप कर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट के पास शुरू से ही पावर था उन्होंने कहा जब हमारी मर्जी होगी हम लॉ बना देंगे इज दिस योर आर्गुमेंट पार्लियामेंट ने उस वक्त नहीं बनाया लॉ ठीक है नहीं बनाया but you say that inherent in entry 55 is the power to create an appellate right of appeal in respect to 184(3). Is this your argument? Absolutely. Yes. Okay. My lord, now appeal is it a procedural matter or is it a substantive right? It's definitely a substantive right. It is a substantive. Learned Counsel. So you can create a substantive right by implication. Not by implication. I'm not creating it by implication. I am saying that the injunctions of Islam mandate that you cannot deny right of appeal. And the Honorable Supreme Court of Pakistan says that this is what the injunctions of Islam say. Which case is that? Which case is that? Trying to get
to that PLD 1989 Supreme Court 6. But the Honorable Supreme Court, page 6. Honorable Supreme Court also says that the lawmaker, if he intended to the constitution makers or framers of the constitution, if they had intended to provide an appeal, they would have done so. And if they by intention did not do so, and 185 comes after 184, then be it so. I mean, if they did not provide an appeal, and now the Constituent Assembly wants to provide an appeal, let it do so. But let it be by way of a constitutional amendment, My Lord, not by another way of looking at by stretching entry 55 out of shape. My Lord, another way of looking at it, if we look at 184.3, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, right? Later on it started, and that is the reason that the Parliament कब इस्तेमाल होना शुरू हो गया? किस आप बताइए ना जो इस्तेमाल नहीं हो रहा था? Make your point. I'm trying. तो चलिए आगे बढ़िए ना. Learned Counsel, जरा आप चलते रहे ना, थोड़े आर्गुमेंट्स आपके हम नोट कर लें पहले. जाहिद साहब प्लीज आर्गुमेंट्स को बताएं. If I may, Zahid Saab, as I've understood your argument, welcome to the full court. entry 55 is very crucial. It gives competence to the Parliament in two ways. One is enlarging the jurisdiction. The jurisdiction which already exists, its enlargement of that. And secondly is to confer supplemental powers. That is in the context of the existing jurisdiction. So, any jurisdiction that exists that can be enlarged. It is not a creation of a new jurisdiction. And it is the existing jurisdiction which is being enlarged. It is unlike Article 185, where the original jurisdiction is of the high courts of other forums. It's only the appellate jurisdiction that has been created and vested in this court. Secondly, coming back to the question, why was there a need? If as interpreted by this court till 1988, if 184.3 had been exercised the powers the way that originally were intended by the framers of the constitution makers, there wouldn't have been a problem. The problem started after 2010, when everyone was speaking about it. The voices came from the lawyers, from everywhere, that the power was being abused, and we need to acknowledge that. So now, in that historical context, merely the jurisdiction has been enlarged. Indeed, sir. In fact, well, the first case that happened under 184.3 was in 1976. But the floodgates opened later. उसके बाद 184.3 has been exercised, yes, progressively, but then the law developed. Yes, of course it did. So, if I may just come to page 12 of this judgment. All of a sudden, I mean, it has been there all along in the Constitution. Indeed. And for the first time, the powers were exercised in 1976. And floodgates opened later, sir. Yes. Mr. Zahid, please, Mr. Zahid, जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 175 की क्लॉज 2, तो उससे पता चलता है कि दो किस्म की जुरिस्डिक्शन हैं जो कन्फर हो रही हैं. वन इज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज बाय द लॉ. तो दो किस्म की जुरिस्डिक्शन हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन और अकॉर्डिंग लॉ की जुरिस्डिक्शन हो गई. अब इनलार्जमेंट अगर इन दोनों में से होनी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो है, जो 184 से लेकर 204 तक आती हैं जुरिस्डिक्शन, उसकी एनलार्जमेंट अगर होनी है, वुड इट बी थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? और दूसरी, अगर स्टैट्यूट की जुरिस्डिक्शन की एक्सटेंशन होनी है, तो वो क्या उस स्टैट्यूट की अमेंडमेंट के लिए एक्सटेंशन होगी, एनलार्जमेंट होगी, या वो भी एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए होगी? अगर ये दोनों को मिक्सअप हो रही हैं कुछ चीजें. सर, अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट के तहत वो लेकिन enlargement हो सकती constitutional jurisdiction जो हैं वो 184, 185, 188, 186A, 188, 204 and 203 FE जो है शरीयत कोर्ट की, ये jurisdiction constitutions में है। इनकी अगर enlargement होनी है, can it be done by any ordinary legislation? Sir, because otherwise you will have to read this provision in relation to enlargement as being redundant. No, वो enlargement जो है दो तरीकों से ना, दो jurisdiction आ गई। अगर दोनों की enlargement होनी है तो एक instrument है constitution, दूसरा instrument है act of parliament। तो enlargement करें उसी तरीके से करें, उसी तरीके से करें जिस तरीके से jurisdiction आ रही है। If we say that the jurisdiction already exists, only to the extent of enlargement has the power been given to the Parliament. Enlargement, the concept of We have got bogged down in existence of some jurisdiction. amendments to the constitution. If suppose Parliament tomorrow enacts an amendment and says 184(3) is hereby repealed, ठीक है ना? अब तो कोई वो तो कर सकते हैं ना, हम फिर भी उसको देख सकते हैं जी या नहीं देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्या करेंगे। So I'm just saying कि when we concede that power, या तो कहें कि Parliament कर ही नहीं सकती है काम, 184(3) को delete भी नहीं कर सकती, because we are saying this amendment could be brought only by way of a constitutional amendment. So Parliament says, okay, thank you very much. Now I repeal 184(3) altogether, full stop. So उस पे दूसरे arguments होंगे, is it the basic structure of the constitution 184(3) or not? But here, again, back to simple things. Let's see them how they are written in the constitution. If I may just read. Can you just quickly finish your argument, because we have a lot of counsel to hear. I will. Page 12 of this judgment. Page 12 of this judgment. Which judgment? ये जो साइड किया PLD 1989, Supreme Court 6. शरीयत appellate branch. Shariat Appellate Branch. 12E. 12 sir, the second paragraph. As far as the question that the provisions barring the right of appeal in the defense service laws are not repugnant to the injunctions of Islam is considered, we cannot agree. This court has held that the Islamic injunctions of Adl, Qist and Ihsan warrant that an aggrieved party should be entitled to test the correctness of a decision which results in the deprivation of his livelihood. See Federation of Pakistan and Others versus Public at Large, PLD 1988, Supreme Court 202, wherein the validity of certain provisions of the West Pakistan Press and Publications Ordinance, including the provisions therein which did not permit an aggrieved party the right of appeal, was considered, and it was held that the said provisions were against the injunctions of Islam and must be amended, and the right of appeal provided. The need for testing the correctness of a decision which results in the deprivation of liberty and also livelihood would obviously be greater. The court's decision in Federation of Pakistan and Others, PLD 88, Supreme Court 202, has been reaffirmed in Federation of Pakistan General Public versus General Public, decided on 17/188. It was similarly observed. And indeed, the harshness in similar provisions of West Pakistan Press Publications Ordinance was removed by the court in the same judgment. Remedial measures were ordered. The Federal Shariat Court in its impugned judgment has also held that the right of appeal was recognized by the Holy Prophet, peace be upon him, as well as the Khulafai Rashidin, and discussed this question in great detail. Nothing has been shown to us in refutation thereof. The plea thus that barring the right of appeal does not offend the injunctions of Islam cannot be accepted. So, if we read Article 2A as if it is a substantial part of the Constitution, right of appeal accordingly has to be given effect to. Mr. Zaid Ibrahim, the question here is not whether an appeal should lie or not. The question here is, if an appeal, right of appeal is not presently available and it is sought to be provided, who is competent to provide the appeal? And what mode needs to be adopted to do that? Now, one argument is that it can be provided by way of a legislative instrument, by an act of the Parliament. The other argument is no, because it has its genesis in a constitutional provision. Only a constitutional amendment would provide such right.
And if you would read Baz Muhammad Kakar's case, in which it was specifically said, where the constitution or a statute does not provide a right of appeal, there is no right of appeal. And if you want to provide a right of appeal in the constitution in exercise of constitutional powers, those have to be provided by a constitutional amendment. And if you want to provide a right of appeal in a statute, then the statute has to be amended, because this right is a creature of the statute or the constitution. And unless the instrument which provides the appeal, or unless the law that has to provide the appeal, it is amended, it cannot be provided by implication. My lord, Mr. Zahid Ibrahim. चले आप अपना पॉइंट तो बताएं ना, हम कुछ नोट ही नहीं कर रहे हैं. I'm not writing anything. I'm just hearing various queries. I mean, can you complete your submissions? Please complete your submissions, and then you can respond to all the queries. in relation to Zahid Ibrahim, my lord. if I may, on your reading of entry 55, would it be possible for Parliament to make a law creating an intra-court right of appeal in respect of an appeal heard by the Supreme Court under Article 185? Would that be permissible? Your Lordship has perhaps dealt with that question, where your Lordship has even said, well, the line that, in the end, there must be an end. No, that's review. But I'm saying, क्योंकि आप जिस तरह entry 55 को पढ़ रहे हैं ना, review का तो हमेशा ही है. And my question is, on your reading of entry 55, would it be permissible for Parliament by an act to provide for an intra-court right of appeal in respect of judgment delivered by the Supreme Court while hearing an appeal under Article 185? Would it be possible on your reading of entry 55? My lord, that would go against the finality principle, because right of appeal against a right of appeal. But the logic is that here there is no appeal. Enlarge करके भी तो देखिए ना, अगर ये section 5 जो है valid है, if it is intra vires, petition under 184(3) is filed, whatever happens, appeal is filed, whatever happens, there is a right of review against that. Okay, so let me answer. देखिए, जो intra-court appeal is original jurisdiction, never appellate jurisdiction. Intra-court appeal, so there'll be two streams. One is the original jurisdiction of the Supreme Court. When a special single judge of the High Court passes an order, that is original jurisdiction of the High Court he is exercising, provided under intra-court appeal. So that scenario may not be here at all, because 184, 185 is already there. We are only concerned with one kind of appeal, which is 184(3) appeal, nothing more. No, I think I understand your Lordship's question, and let me answer it. आप जितना broadly entry number 55 को पढ़ रहे हैं, तो उसकी implications है ना? जी. अगर उसकी implications fail कर जाती हैं, तो that's one thing. उसकी implications alive रहती हैं. तो इसलिए समझने की बात है ना. या तो आपका केस है कि जी appellate jurisdiction में नहीं हो सकता, further ये power खत्म हो गया, मुझे तो फिर नजर नहीं आता उसमें कोई ऐसी limit. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं वाज़ेह तौर पे ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक power of enlargement है, that exists not just in relation to 184(3), it exists. It exists. And my answer is, the line that in the end there must be an end, unless the Parliament says so. Unless the Parliament says so. That is my... You added words to my words. Yes, indeed. I'm taking the liberty of adding the words, unless the Parliament says so. I may or may not agree with you. Subject to your... Grateful, sir. Sir, if I may move to the next point. This challenge has been dressed up as an issue of independence of judiciary. There is a plethora of case law which identifies that how important, crucial, critical independence of judiciary is to our system. In relation to what constitutes independence of judiciary, what are the things that make up independence of judiciary? My Lord, I will not make your Lordships read, but I'll just cite the relevant paragraphs of a few judgments. My Lord, the first is the Sharaf Faridi case, PLD 1994, Supreme Court 105.
at page 107. Please repeat the citation. My lord, PLD 1994, Supreme Court 105. At? 107. Okay. The second is PLD 2009, Supreme Court 879, the Sindh High Court Bar Association case, at page 1228, para 17. And lastly, PLD 2010, Supreme Court 61. 2010 Supreme Court? Page 61. This is my Lord Chief Justice Iftikhar Muhammad Chaudhary versus President of Pakistan. And the relevant page is 173, para 157. My Lord, in relation to international treaties and covenants, which also define what independence of judiciary is, I have taken the liberty in my concise statement in paragraph 10. I have drawn out what these international treaties say. I will just read one sentence from there, my lord. Independence of judiciary, according to the Council of Europe recommendations, says, the principle of independence of judiciary means independence of each individual judge should be able to act without any restriction, improper influence, pressure, threat, or interference, direct or indirect, from any authority, including authorities internal to the judiciary. This is the first definition of independence of judiciary that I was able to gather, which specifically says that from internally from the institution, there has to be independence. My lord, repeated questions have been raised, but no one has identified which fundamental right affects the petitioners. How independence of judiciary is diluted by this law. An argument is certainly made that once we open this door and allow the Parliament to legislate in relation to even the practice and procedure of the Supreme Court, tomorrow the Parliament may make another law. My lord, when it makes another law, it will be tested whether they are interfering in the independence of judiciary. And it will be struck down if they do so, but not at present. This law does not. My lord, most humbly, under Article 184.3... Ibrahim, how do you say that? Where the Act obligates the Chief Justice or the two other judges to act in a certain manner, and as was rightly pointed out by one of the councils, they are micromanaging or trying to micromanage or trying to interfere in the independence of the judiciary insofar as the Parliament will now dictate how benches are to be formed or how what cases are to be fixed by the committee or by the Chief Justice, and what would be the number of judges sitting on the benches, and how would the roster be made, and what sort of cases which go before what sort of benches. I mean, if this is not interference in the independence of the judiciary and micromanagement of the judiciary, I don't know what else would be. My lord, I think this is premised. I think we should also realize that this was premised on undermining the office of the Chief Justice. Now, if the office of the Chief Justice, at least I do not read it as the same as the judiciary. I think judiciary means everyone. Chief Justice is a person. So yes, it is premised, but if I use the term independence of judiciary by saying Chief Justice, then we should use the word independence of the Chief Justice and not use the word judiciary.
And then the argument goes back and forth, the same one, he's the head of the institution, so he represents the judiciary. I'm not very convinced with it. So I would say, yes, it definitely undermines the independence, or whatever better word you want to say. Use not the word independence, but some other word may be better, of the Chief Justice, but not as a judiciary as a whole. Two very brief responses. Your Lordship should give credit when this law was being debated in Parliament. The very point that your Lordship has said was also raised. And they said... in fact, incidentally, there are two orders of this court, and the learned Attorney General also undertook to place on record the debates, in an earlier, my lord, in an earlier hearing, it was pointed out that it is available online. If that order I think it's been placed by with, one of the lawyers. It's available in CMA 8565. One I day's think debate it's has a been good placed. 150 pages. Some parts of it have been Acha, placed okay, on the file. right. All I was trying to point out that the questions that your Lordship has raised, the Parliament also grappled with it. And in my humble view, these matters can't be looked in an isolation. Let's face it, I do not know how cases get fixed. I do not know how benches get constituted. I don't know how 184(3)(1) case gets presented on the 12th of April, and on the 13th of April it gets fixed. So, Mr. Zahid Ibrahim, This itself is a vindication of this law. can be fixed by the Supreme Court itself. So, if you point out all the to Parliament the is Supreme saying, Court all the- and the competent authority, which is the full court, which constituted, which promulgated the 1980 rules, they can revisit the rules and fix the issues. Sir, how does the Parliament come in? Order 19 of the Supreme Court rules, Order 19 of the Supreme Court rules says that all appeals filed in the registry shall, as far as possible, be heard in the order in which they are set down. Okay. So Does it's it a happen? question of I mean- implementation. So according to you, the rules are already there, they are not implemented. No, So if it is incorporated in a statute, it would ensure implementation. It is not incorporated in the Mr. statute. Zahid Ibrahim, there seems to be a great fear regarding open door syndrome thing that's going on. So in this case, what we have to identify is whether there is a door or not. So if there is a door, there could come a law which could strengthen us, which would strengthen the Supreme Court, enhance the independence of judiciary. I'm okay with that coming in the door. But if something else walks in the door which affects my jurisdiction, reduces my jurisdiction, violates fundamental rights, access to justice, independence, I strike it down. So what's the fear? What is this open door syndrome going on? It's a red herring. And again, Mr. Zahid Ibrahim, the main question is, Mr. Zahid the main Ibrahim, question all here that, is all whether that there the is a Parliament door. has done. Yeah, door is the question that will determine. The Constitution, for the Zahid- time being, Zahid Ibrahim. does not give a door to the executive or the legislature to interfere in the internal affairs of the Supreme Court. So this bench has to determine whether it all is a door or not. Mr. What comes Zahid through the door Ibrahim, is not my problem. I think these proceedings are a classic example of how the jurisdiction or the power was exercised by the Chief Justice. As I pointed out earlier, there are a lot more important cases which never get a turn. Now here, everyone is saying it's a good law, but everyone fears this open door syndrome, as my learned brother has stated. I view it differently. The Parliament, since this court, having the power under Article 191, was even refusing to call a meeting of full court. And all that they did was to structure the discretion. They have not given any directions, and all that they have done is tried to structure the discretion which this court was refusing to do, and there were obvious abuses. And the unstructured discretion, my lord, we can close our eyes, but the public confidence in the judiciary has eroded. And we are all invested in this. I think, Mr. Ibrahim, if I may ask you a question, assuming that this law is, I'm looking at the practice and procedure bits of it now,
assuming that this law is intra vires the Constitution, in light of this law, who is the master of the roster? Well, according to one judgment, No, I'm talking of the law. In light of this law, who is the master of the roster? I'm not sure where the term even master of roster comes from. Who decides which cases get fixed where, etc., etc.? The committee decides. Hmm? The committee. No, you're wrong. Committee is the creature and creation of Parliament. At its broadest level, this law is a claim by Parliament that Parliament is the master of the roster. And I'm asking you a question. You don't have to, as already pointed out by the Honorable Chief Justice, you don't have to agree with the question. To me, this is the crucial aspect of this law. It is not whether the committee consists of 3 judges or 5 judges, or Parliament says let the full court do it, or let the Chief Justice do it. Those variations, as has been pointed out, you said it, maybe that those laws will be made, maybe they won't be made, that's speculative. Whether it is speculative or not, I put that to one side. The point is, and this is the question I'm putting to you, yes, ma'am, that in any of those scenarios, including the one that we have before us today, it is not the committee that is the master of the roster, because the committee is a creature of Parliament's will. Parliament has willed it into existence. Therefore, it is Parliament that is the master of the roster. Now, placed at that level, seems to me that this is directly in conflict, directly contrary to the principle of independence of judiciary. What would you say to that? Can the master I of the would roster, say- I would Mr. Ibrahim, can the master of the roster speak? I would add the word the purported master of the roster. When I became Chief Justice, and I looked at it earlier also, the existing rules of the Supreme Court of 1980 stipulate simply that the Chief Justice will constitute benches. Now, practice had developed, maybe it's in accordance with the rules, I can't find it, that every week, list of cases prepared, a list would go to the Chief Justice, this case would go to that judge, and this case would go to that judge, and this case would go to that judge. I have discontinued that practice. This is not even the job of the Chief Justice. This is the job of the registrar. They can be given broad outlines, first in, first out being the general principle. Then there can be fast-track cases, election matters, naturally election matter will become redundant after a certain period of time, bail matters, etc. But to see even the cause list of the day and where it goes, I think, and this is the master of the roster speaking, please give me this power so I can use it from the existing Supreme Court rules. Where do I have this power? I can't seem to find it. Can you help me with that? And Mr. Zaid Ibrahim, there are no masters anymore in the world, you see. If you look around... He always wants to undermine my authority. With respect to the lighter master. note. So I don't see that as a master. So Mr. Zaid Ibrahim, what I want to say is that if you look at internationally, it's about time we wake up to the world, you see. We have US, UK, Germany, Brazil, Nepal, Philippines, just to name a few. There's no such thing as master of the roster. It's a collegial system that works, and that's across the board. And it's about time that we also woke up to all this, you see. My lord, With due respect to the master with here. utmost respect, I say we need to wake up to what's outside this room. You see if I may add to that, And to answer, under our system, and I don't mean to be disrespectful to anyone, masters come and masters go. Yes. This is not a lifetime appointment. But while they are there... No, just a minute. One Chief Justice may have one view of the matter, the other may have another view. And those who come, and I don't mean immediately, I'm not talking of potential Chief Justices sitting here, I'm talking even way into the future, they will do whatever they want to do. But that is not the important point. The ephemeral, fleeting, whether it's 1 year, 2 year, 3 year term of a Chief Justice, of a master, if you want to put it that way, in the more traditional sense, that is, in a sense, beside the point. The question is, within the framework of the Constitution,
separation of powers, independence of judiciary. Ultimately, who is the master of the roster? And can Parliament lay such a claim and not violate the Constitution? This is the ultimate question. But if I could just bring in another dimension to this, I don't know if you've looked at this new book called The Court on Trial, and they've done a data-based analysis of the Indian Supreme Court, where they say that invariably through data they've discovered that Chief Justice, if he has all the powers, he can manipulate cases. He can ensure a certain outcome. This is through data that they've presented. They've said that judges who have been dissenting, Subha Rao is one of the judges who dissented times during his tenure as a judge, but as a Chief Justice, he never dissented because they would manage the bench. So this has been through data now established that if one person could get a bench constituted, get the judges on that bench, he could ensure the outcome. Don't you think that sort of directly hits at the core of independence of judiciary? Of course it does. And again, Mr. Zaid Ibrahim, I've also read the book that my learned colleague is talking about, and I look forward to having a very enjoyable discussion about it with him. But the thing is, if the principle, it's the principle that matters. If one man can do it, maybe 3 persons can do it. Your Lordship, maybe 5 persons can do it. No, if you don't like following logic to wherever it goes, then the logical answer is everything should go to the full court, but that's practically not possible. Mr. Zaid Ibrahim. The point is, the principle of the thing still stands. My question to you still stands. I want to have the opportunity to answer it. The answer is in two. First, I would urge your lordships to not read this law as an encroachment into the independence of the judiciary. By no stretch of imagination this is. Even in Parliament when this was discussed, it was discussed that the bar has wanted to do this for a long time. PTI is challenging their legal counsel. Hamid Khan was cited in the debate as supporting this law. To answer your question, Parliament does not seek to be the master of roster of any. Not a question of whether they seek to be this or they have not. Mr. Zaid Ibrahim. The principle that is being established is that they are. Whether they seek it or not is beside the point. This is the Zaid core Ibrahim. of the question. I would say that it is not. And secondly, just on the lighter note, most of the jurisdictions, the only way I cannot read into this is to keep my eyes closed. No, is to not chase shadows. I would say not chase shadows. And just one last thing. My lord, your lordship had said that, oh, chief justices are there for 1 year, 2 years, they go, new chief justices come, and there's no, it's not you're stuck forever. But my lord, lost jobs, employment, lives, property. Mr. Zaid There should be a right of appeal. Let this message not go out from this court that the Constitution and the laws of Pakistan are dependent on who the Chief Justice of Pakistan is. This message must not go out from this court. The laws of the Constitution and the laws of Pakistan are there, irrespective of the size of the Chief Justice's foot. So let this message not go out that the next Chief Justice can do as he pleases. Absolutely not. Let that be clear that what the law is, what the Constitution is not a variable commodity subject to the whims and wishes of the Chief Justice of Pakistan. That must not be so. And if that is so, that is destructive of the Constitution. It is destructive of the rule of law. It is destructive of the independence of the judiciary. It is destructive of everything. If we go that far and say, oh, let the next one come, he'll retire, 25th October, he goes, the next one will come, he'll do his own way. No, absolutely not. He should follow whatever is the proper method of doing things. It's not, sorry to say, if anybody thinks Constitution put forward this thing, we will do as we please.
साफ शफाफ और मेरी खूबसूरती के लिए हमेशा मेरी चॉइस वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम मल्टीविटामिन्स और इजाफी सी पर्ल की खूबसूरती के साथ, जो स्किन को क्लियर और फेयर करे, डार्क सर्कल्स और दाग धब्बे हटाए, चेहरे को खूबसूरत और गोरा बनाए और चेहरा रहे हमेशा खिला खिला। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम चेहरे की ताजगी और हर स्किन के लिए 3 मुख्तलिफ इकसाम में वाइट बैलेंस ब्यूटी सोप, एक्नी सोप एंड व्हाइटनिंग स्क्रब सोप। वाइट बैलेंस ब्यूटी क्रीम, चेहरा रहे फेयर एंड ग्लोइंग। गारंटी ब्यूटी क्रीम, एक सुनहरी बारिश से चमकता है मेरा चेहरा, जिल्द हो जैसे मखमल सी। ये रोशन सा चेहरा और सुनहरा निखार दे जाते हो, तुम ही तो हो जो मुझे खूबसूरत बनाती हो। गारंटी ब्यूटी क्रीम 24 कैरेट गोल्ड मिनरल से बनी, पपाया, एलोवेरा और विटामिन्स की खूबियां लिए। गारंटी ब्यूटी क्रीम एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ, चेहरे से झुर्रियां, फ्रेकल्स, स्याह हल्के और दाग धब्बे आसानी से मिटाए। सिर्फ 5 दिनों में चेहरा सुनहरा और गोरा बनाए। यूवी सन प्रोटेक्शन, धूप से हिफाजत करके जिल्द की रंगत को बरकरार रखे गारंटी के साथ और दे गोल्डन ग्लो। मर्दों और खवातीन के लिए यकसा मुफीद। गारंटी ब्यूटी क्रीम, अब रंग हुआ गोरा गारंटी के साथ। आ प्रोडक्ट ऑफ गारंटी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान। सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े, आज कोट केस है ना अम्मी? इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो तो बड़ी ऑफर्स के लिए सिर्फ यूफोन 4G, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट फोन। यूफोन 4G तुम ही तो हो। एक्सक्यूज मी, गाड़ी को पार्क करने के लिए एक बाइक को थोड़ा साइड पे करना है। वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। एक्सक्यूज मी, वो ब्लू बाइक आपकी है क्या? नहीं। हाय, वो 9587 बाइक आपकी है? एक्सक्यूज मी, वो बाइक मेरी है। वक्त के साथ अगर सोच भी बदली जा सकती है तो व्हाई नॉट मेरी जान। टाइम से तैयार हो जाना। पिकनिक याद है? आहा, ये हैंडसम आदमी कौन है? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? अरे ये भी हटा रहा हूँ। ये देखिए, मेरी बेगम हमारी एनिवर्सरी के दिन भी किस कदर मसरूफ हैं। जौहर जितना फारिग है। ईद की दावत? मौके मैं आ रही हूँ, तैयार हो जाओ। नहीं, ये तो मेरी एडमिशन की दावत है। अम्मी उस दिन घर पे नहीं थी क्या? अम्मी ने कहाँ जाना होता है, किचन में होंगी या फिर कोई काम कर रही होंगी। तूने धड़कने बोई है और तुझे भी ये खबर नहीं। तूने धड़कने बोई है और तुझे भी ये खबर नहीं। तू चले तो सांसें चले, कोई क्यों ये देख न पाया। हवा से तुझको बनाया खुदा ने, कोई देख न पाया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो कुछ हुआ है क्या आज? आज नहीं, हमेशा हुआ है। तस्वीरों ने आज वो दिखाया जो हमें कभी नजर नहीं आया।
ہماری خوشیاں منانے میں تمہارا خوشیاں منانا ہمیشہ رہ گیا. کوئی دیکھ نہ پایا کیوں نہ جانے, کوئی دیکھ نہ پایا کیوں نہ جانے, او ہوا سی تجھ کو بنایا خدا نے, کوئی دیکھ نہ پایا. خوشیاں بنانے والی کو خوشیاں منانے میں شامل کر لو. کوئی دیکھ نہ پایا. شان, خوشیاں چکھ لو. یہ انسان بہت بے وفا ہے. پہلے صفی اسکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیئرنگ از کیئرنگ کر جاتا. کبھی سینڈوچ, کبھی کباب رول, اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس. ہوشیار, پھر بس زندگی برباد ہو گئی. صفی آتا ہے اور نو لفٹ, لنچ باکس بھی خالی. جب سے امی نے کنور نوڈلز اس کو لنچ میں دینا شروع کیا ہے, سب بدل گیا. مانا بہت یمی ہے اور پیٹ فل ہو جاتا ہے, مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے. افسوس کا مقام ہے. ہوگا مجھے کیا. صاف شفاف اور میری خوبصورتی کے لیے ہمیشہ میری چوائس وائٹ بیلنس بیوٹی کریم سے بہتر کچھ بھی نہیں. وائٹ بیلنس بیوٹی کریم ملٹی وائٹامنز اور اضافی سی پرل کی خوبصورتی کے ساتھ, جو اسکن کو کلیئر اور فیئر کرے, ڈارک سرکلز اور داغ دھبے ہٹائے, چہرے کو خوبصورت اور گورا بنائے, اور چہرہ رہے ہمیشہ کھلا کھلا. وائٹ بیلنس بیوٹی کریم, چہرے کی تازگی اور ہر اسکن کے لیے 3 مختلف اقسام میں. وائٹ بیلنس بیوٹی سوپ, ایکنی سوپ اینڈ وائٹننگ اسکرب سوپ. وائٹ بیلنس بیوٹی کریم, چہرہ رہے فیئر اینڈ گلوئنگ. گارنٹی بیوٹی کریم, ایک سنہری بارش سے چمکتا ہے میرا چہرہ, جلد ہو جیسے مخمل سی. یہ روشن سا چہرہ اور سنہرا نکھار دے جاتے ہو. تم ہی تو ہو جو مجھے خوبصورت بناتی ہو. گارنٹی بیوٹی کریم 24 کیرٹ گولڈ منرل سے بنی, پپایا, ایلو ویرا اور وائٹامنز کی خوبیاں لیے. گارنٹی بیوٹی کریم ایکسپورٹ کوالٹی کے ساتھ, چہرے سے جھریاں. کیونکہ وہ پاکستان کے کراچی کے نمائندے نہیں تھے, وہ آپ کے نمائندے نہیں تھے, وہ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے تھے, وہ IMF اینڈ کمپنی کے نمائندے تھے, وہ ورلڈ بینک اینڈ کمپنی کے نمائندے تھے, وہ امریکہ اینڈ کمپنی کے نمائندے تھے. انہوں نے وہاں خاموشی اختیار کی. کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, جو زیادتی ہوئی ہے, جن کا حق مارا گیا ہے, ان کے مینڈیٹ پر قبضہ کیا گیا ہے, یہ انہی منتخب نمائندوں جو MQM سے ان کا تعلق ہے, پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے, یہ دونوں آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہیں. اور آپ کو کیا کرنا ہے, ان کا بدلہ ان کو دینا ہے. آنے والے الیکشن میں ان لوگوں کے نامزدگی کو بھی چیلنج کرنا ہے اور ان کی ضمانت بھی ضبط کرنی ہے. اس کے لیے آپ تیار ہیں میرے بھائیوں؟ الحمدللہ جماعت اسلامی اس ملک میں امن چاہتی ہے. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہاں مذہبی تعصبات پر مبنی جو گروہ انتشار پھیلا رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی کر رہے ہیں, تفریقہ بازی کر رہے ہیں, فتوا جاری کر رہے ہیں, ان کا خاتمہ ہو. تو اس سلسلے میں ہم نے الحمدللہ ناموس صحابہ بل کے نام سے جماعت اسلامی نے ایک بل پیش کیا قومی اسمبلی میں, اور بل یہ تھا کہ اس بل سے پہلے جو عبدالاکبر چترالی کی توہین کرے, ان کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرے, تو اس بندے کو 5 سال کی سزا دی جاتی تھی. لیکن اگر کوئی ایک صحابی یا صحابیہ
या खुलफाए राशिदीन में से एक खलीफे की या उम्महातुल मोमिनीन में से किसी एक की या अहले बैत अतहार में से किसी एक फर्द की तौहीन करता तो उनके लिए सजा 3 साल थी। कितने थी? 3 साल। शर्म की बात है, यह कानून खुद सहाबाए किराम की तौहीन थी। जमात इस्लामी ने इस पहला तरमीम यह था कि 2 बंदे शाहिदाइन आदिलाइन गवाही दे दे एक बंदे के खिलाफ कि इसने सहाबी या सहाबिया या खुलफाए राशिदीन या अहले बैत अतहार में से या उम्महातुल मोमिनीन में से किसी एक फर्द की तौहीन की है, तो FIR दर्ज होगा और काबिल जमानत होगा। और मुकदमा सिविल कोर्ट में चलने के बजाय सेशन कोर्ट से मुकदमा चलेगा और उस फर्द की सजा उम्र कैद होगी। अगर वो ये साबित कर दे कि मेरे अल्फाज इतने गलीज नहीं थे, हल्के थे, तो कम से कम सजा उसकी 10 साल होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून कौमी असेंबली से बिल इत्तेफाक पास हुआ और सेनेट से भी पास हुआ। अब कहा जा रहा है कि कौन कह रहा है कि सदर ने वापस भेज दिया, किसी कौन कह रहा है कि नहीं कानून बन गया है। बहरहाल जो कुछ भी है इंशाअल्लाह अगर सदर मुमलिकत ने वापस भी कर दिया हो तो ये अगले सेशन में इंशाअल्लाह जायंट सेशन में मजलिस शुरा में ये पास होगा, ये कानून बनेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। और इंशाअल्लाहुल अजीज पाकिस्तान से ये तफरीकाबाजी ये खत्म होगा इंशाअल्लाह। ये कानून किसी फिरके के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए, फिरका वाराना पार्टियों पर पाबंदी लगाने के लिए, उनकी जो शिद्दत है वो खत्म करने के लिए ये कानून लाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें मजीद तौफीक दे कि हम इस्लाम के लिए, इस्लामी कवानीन के लिए, आईन पाकिस्तान में जो इस्लामी दफात है उनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अपने जद्दोजहद को जारी रख सकें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धरना होगा, धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अब्दुल अकबर चित्राली साहब आपसे मुखातिब थे। इससे थोड़ी देर कबल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके साथ नायब उमरा जनाब असदुल्ला भुट्टो साहब, जनाब डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। हम इन सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज के इस धरने से कलीदी खिताब जिस शख्सियत को करना है जो कराची से लेकर खैबर तक, चित्राल तक इस मुल्क के 25 करोड़ इंसानों की तर्जुमानी कर रही है, वो आवाज़ इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और हम उस आवाज़ को सुनना चाहेंगे। लेकिन इससे कबल हमारे दरमियान जो पूरा सिंध है, जिस सूबे में इस वक्त मैं और आप यहाँ बैठे हैं, ये भी मसाइल की और मजालिम की दलदल में धंसा हुआ है। मैं इस वक्त पूरे सिंध की तर्जुमानी के लिए दावत दे रहा हूं जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब को कि वो तशरीफ लाएं और आपसे मुखातिब हों। जनाब मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़िक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि आज खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया है इंसानों के अपने अमाल की वजह से। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसानों के कुछ करतूतों की सज़ा उनको दुनिया में दी जाए, शायद कि पलट के वो अल्लाह ताला की तरफ वापस आ जाएं। जनाब अमीर जमात सिराजुल हक साहब, मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, दीगर कायदीन किराम और मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है कि जमात इस्लामी एक तवील अरसे से मैदान में बरसर पैकार है। मुल्क में जो लूटमार है, करप्शन है, बदअमनी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसके ख़िलाफ़ अलम लेकर
जनाब मोहतरम सिराजुल हक साहब मुल्क के कोने कोने में जा रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं कि 15 पार्टियों की जो हुकूमत गुज़िश्ता रही, जिसमें 3.5 साल पीटीआई के थे और 1.5 साल जो है पीडीएम का था, और यही पार्टियां जो पीटीआई के साथ थीं पीडीएम के साथ आईं, इन पार्टियों ने मुल्क को तबाही और बर्बादी और माशी इन्हिताज से ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया है। आज हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी महंगाई के और बेरोज़गारी के सैलाब में हम फंसे हुए हैं कि हुकूमत जो है बिजली के दाम जो 12 रुपये 15 रुपये यूनिट होता था आज 70 रुपये तक ले गई है। पेट्रोल जो 150 रुपये का चल रहा था आज पेट्रोल जो है 324-25 रुपये पे ले गई है हुकूमत, और उसे ये कोई ख्याल नहीं आ रहा कि आवाम पे क्या गुजर रही है। आज हम देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से गरीब की कमर टूट गई है। 40% से ज़्यादा आवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, उसको 2 वक्त का खाना मुश्किल हो रहा है। बल्कि पेट्रोल के बारे में तो ये मैं कहूँगा कि अब गाड़ियों के बसों के किराए इतने बढ़ गए हैं कि दफ्तर आने जाने में आदमी का आधी तनख्वाह खर्च हो जाती है और बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता है। ये हालात हैं जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं, इंतखाबी अमल की तरफ भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मुल्क में एक बड़ी तब्दीली लाएं, एक इनकलाब लाएं, लोगों को ये बताएं कि अब इस तरह की करप्ट हुक्मरानी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी नहीं चल सकती है, और अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मुल्क की खिदमत का जज्बा रखते हों, जिनका माजी बेहतर हो, जिन्होंने खिदमत की हो। और इस लिहाज से दूसरी बात मैं कहूँगा, वक्त कम है इसलिए, सूबे सिंध के हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। आपको मालूम है सिंध में डाकू राज है, डाकू अगवा बराए तावान है। तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 1000 अफराद तक जो हैं उन लोगों को डकैतियों ने उठाया, अगवा किया और उनसे तावान, अरबों रुपए का तावान वसूल किया है। आज हर फर्द वहाँ खौफ व हरास में मुब्तला है। मोहतरम सिराजुल हक साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए, खुद गंदकोट आए, कश्मीर तशरीफ़ लाए, शिकारपुर आए, घोटकी आए, और उन्होंने इस मसले को हाईलाइट किया। जब जाके आज ये हुकूमत जो है उसने कुछ इक़दामात लिए हैं और बेशतर लोग बाहर आए हैं, लेकिन वो भी तावान देकर आए हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डाकुओं के कब्जे में हैं और डाकुओं के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। मैं ये बात कहूँगा गवर्नर साहब के पास हम खड़े हुए हैं कि ऑपरेशन किया जाए, इन तमाम लोगों को जिन्होंने ये जराइम किए हैं उनको पकड़ा जाए और उनको ऐसी सजाएं दी जाएं कि किसी और को इस बात की हिम्मत ना हो सके। दोस्तों, दूसरा बड़ा मसला हमारे सूबे सिंध में हमारी नौजवान बच्चियों को जालिम वडेरों, जालिम पीरों के हाथों अपनी इज्जत को लुटाना है। जिस तरह से रेप किया जाता है, कत्ल किया गया गुज़िश्ता दिनों, आपको मालूम है नाजिया चन्ना के साथ क्या हुआ, फातिमा फुल्लो के साथ क्या हुआ। माशाअल्लाह सिराजुल हक साहब ने, जमात इस्लामी ने इसके खिलाफ तहरीक उठाई और रानीपुर गए और जो है तमाम जगहों पर जाकर इस मसले को उठाया था। तो इसलिए जमात इस्लामी आज सूबा सिंध में अवामी मसाइल को उठाने वाली सबसे बड़ी जमात हो गई है। पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जिसने अवाम के हुकूक गस्ब किए, जिसने करप्शन किया, जिसने लूट मार की, जिसने खजाने को लूटा, और आज जो है सूबा सिंध खंडर बना हुआ है। हमारी सड़कें देखें, हमारे पानी के इंतजामात को देखें, सीवरेज देखें, हर जगह जो है लोग परेशान हैं। हम तो जाते हैं गांव-गांव, शहर जाते हैं और देखते हैं कि लोगों की जिंदगियां किस तरह से हकीरन हुई हैं। कराची शहर में आप देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स हैं, डकैतियां हैं, गाड़ियां, मोबाइल, बाइसाइकिल किस तरह से लूटी जा रही हैं और किस तरह से लोगों को जो है वो उनको गैर महफूज बनाया गया है। इस सिलसिले में हमने वजीर दाखिला से भी मुलाकात की और अपनी आवाज़ पहुंचाई है, लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि चीज़ों में इजाफा हो रहा है। कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, सक्कर हो, ये तमाम मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ अजीरन किए हुए हैं
اور وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت آئے، ایسے لیڈر آئیں، ایسے حکمران آئیں جو ان کی تحفظ کر سکیں، جو ان کے خلاف ہونے والے یہ ڈکیتیاں، چوریاں، ان سب کا خاتمہ کر سکتے ہیں، وہ صرف جماعت اسلامی کرا سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ بات کہوں گا کہ الیکشن کا دن بہت کریٹیکل ہوتا ہے، اسی دن فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم سندھ میں بھی جا کر لوگوں کو بیدار کرتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہے کہ آپ بڑیروں سے آزادی حاصل کریں، آپ ڈکیتوں سے آزادی حاصل کریں، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، خدمت کا جذبہ ملے گا، خدمت کا ریکارڈ ملے گا، جرأت ملے گی، بے باکی ملے گی، انشاءاللہ آزادی ملے گی آپ کو۔ دوستوں، میں آخری بات جو ہے یہ فلسطین کے بارے میں کر کے بات ختم کروں گا۔ امیر جماعت کا خطاب بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے جو ہمارے اوپر ایک مظالم تھے، فلسطینیوں کو گھروں سے نکالا گیا، آج تقریباً 75% فلسطینی جو ہیں بے گھر ہیں، مہاجر ہیں، وہاں سے نکلے ہوئے ہیں۔ پورے فلسطین پہ یہودیوں کا قبضہ ہے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، پورا مغرب آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے مجاہدین نے پیش قدمی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ظلم سے نجات حاصل کریں گے، اسرائیل کی ناجائز حکومت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں یہ بات تمام مسلمان حکمران سے کہوں گا، پاکستان سے کہوں گا، افواج پاکستان سے کہوں گا کہ ہمارے قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے۔ فلسطینیوں کو، نہتے فلسطین جو اپنا سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، آگے بڑھیں۔ اگر آج آپ نے نہیں کیا، پوری مسلم امہ جو ہے وہ غلام بنی ہوئی ہے، اور فلسطین پھر آزادی کے لیے پتہ نہیں ان کو کیا کیا اور پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اس لیے آج وقت آ گیا ہے، آپ اور ہم سب کھڑے ہو جائیں۔ جماعت اسلامی نے کال دی ہے کہ تمام شہروں میں احتجاج ہوگا، تمام جگہوں پر لوگ نکلیں گے اور ہم حکومت کو مجبور کریں گے، دنیا کو مجبور کریں گے کہ وہ اسرائیل غاصب حکمرانوں کو وہاں سے نکالے، فلسطین کو آزاد کرائے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملے۔ تو انشاءاللہ آپ تیار ہیں نا؟ جدوجہد کریں گے، نکلیں گے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ حق کی خاطر لڑنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، میں اس کا نام نہ لوں، پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ اس ملک کے چاروں گورنر ہاؤسز پر دھرنوں کا اعلان کرنے کے بعد وہ شخصیت جو پورے ملک کے 25 کروڑ انسانوں کی ترجمانی کر رہی ہے، 3 دھرنوں میں شرکت کرنے کے بعد اس وقت شہر کراچی اور پورے صوبہ سندھ کے دھرنے میں جو گورنر ہاؤس سندھ کے باہر یہاں منعقد ہو رہا ہے، ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میں امیر جماعت اسلامی پاکستان اور اس ملک کے 25 کروڑ انسانوں کے ترجمان جناب سراج الحق صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس دھرنے سے خطاب فرمائیں۔ جناب سراج الحق صاحب، نعرہ تکبیر، رہبرو رہنما، انقلاب انقلاب، حماس سے رشتہ کیا، فلسطین سے رشتہ کیا، کشمیر سے رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ جناب سراج الحق صاحب۔ دھرنا ہوگا، حق کی خاطر لڑنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ گھروں سے آج نکلنا ہے، سنگ تحریک کے چلنا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ جناب سائیں اسد اللہ بھٹو صاحب، جناب معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، محمد حسین محنتی صاحب، جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، نائب امرائے جماعت اسلامی صوبہ سندھ، قائدین کراچی، اور میرے
पुरजोश पुरज़म सरबकत नौजवानों, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं और मैं खुद भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि हमने वो दिन भी देखा कि जिस ताकत ने और जिस हुकूमत ने दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देखा था और उनका नारा यही था कि सुर्ख फौज जहां जाती है वापस नहीं जाती। हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और फिर अफगानिस्तान पर कब्जा किया और हमें कहा जा रहा था कि तोरखम के रास्ते हमारे टैंक आने वाले हैं। अफगानिस्तान अल्लाह ताला ने रूस के लिए, कम्युनिज्म के लिए, उसके टैंकों के लिए कब्रिस्तान बनाया। फिर हमने वो दिन भी देखा कि जब दुनिया में अमेरिका खुद को वाहिद सुपर ताकत समझती थी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ उसने खुदाई का ऐलान किया था और अपने को यह हक दिया था कि हराम और हलाल का फैसला, जायज और नाजायज का फैसला, अमन और जंग का फैसला, आजादी और गुलामी का फैसला अमेरिका करेगा। हमने उस तकब्बुर और गुरूर को भी देखा जिसके लिए अल्लाह ताला ने अफगानिस्तान के पहाड़ों को कब्रिस्तान बनाया। और कल हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन है और वो ये कि कल फलस्तीनी अवाम ने, हमास के मुजाहिदीन ने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर किया। और वो जो समझते थे कि अमेरिका ने जो भी असलहा ईजाद किया है, वो स्कड मिसाइल की सूरत में हो, वो स्टिंगर मिसाइल की सूरत में हो, वो पेट्राइट मिसाइल की सूरत में हो, वो लेजर गाइडेड मिसाइल की सूरत में हो, वो असलहा इसराइल के साथ मौजूद है और इसराइल नाकाबिल शिकस्त है। उसने ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी शाया किया जिसमें शाम, इराक, तुर्की का एक हिस्सा, खैबर और मदीना शामिल था। लेकिन कल की कार्रवाई से वो तमाम ख्वाब इसराइलियों की, यहूदियों के, उनके सरपरस्तों के चकनाचूर हो गए। मेरे भाइयों, गुज़श्ता सदी में, गुज़श्ता एक सदी में यहूदियों को कभी भी इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है जितना कल फजर के बाद हमारे फलस्तीनी भाइयों ने गाड़ियों में बैठकर, मोटरसाइकिलों पर बैठकर 7,000 रॉकेट बरसाए और अब तक जो इत्तलात मिली है 600 से ज्यादा यहूदी उसमें जहन्नम वासिल हो गए हैं। ये पहले बार हमने देखा कि उनका एक जनरल भी मारा गया और एक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जिसका नाम नमरूद था, उसको जिंदा गिरफ्तार करके गजा ले आए हैं। आज फलस्तीन में एक जश्न का समा है और आज अगरचे हमारे 400 से ज्यादा फलस्तीनी भाई शहीद हो गए हैं, लेकिन इसराइल का कमर टूट गया है और वो नहीं समझ रहे हैं कि उनका मोसाद कहां गया, उनके इंटेलिजेंस इदारे कहां गए, अमेरिका की सरपरस्ती कहां गई। और आज एक बार फिर अल्लाह ताला ने हमें यह दिन दिखाया
कि अल्लाह गालिब है, उसके मुकाबले में कोई ताकतवर नहीं है। इसलिए मैं तो समझ रहा था कि आलमी इस्लाम जो इस वक्त 58 ममालिक पर मुश्तमिल है, आलमी इस्लाम जिसके साथ 74 लाख से ज्यादा अफवाज है, आलमी इस्लाम जिसके 9 समंदरों पर हुक्मरानी है, आलमी इस्लाम जिसके पास दुनिया की 75% तेल का जखीरा मौजूद है, सब मिलकर फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि यूं खामोशी है जिस तरह उन पर किसी ने हमला किया हो और एक खौफ मुसल्लत है। मैं आज ये अफसोस का इजहार करना चाहूंगा कि खुद पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो ट्वीट किया है उसमें 2 रियासतों की लड़ाई है, उन्होंने करार दी है कि 2 रियासतों के दरमियान जो एक्सीडेंट हुआ है इसको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं काकल साहब, अगर आप नहीं जानते हैं तो समझो ये 2 रियासतों की लड़ाई नहीं है, ये जालिम और मजलूम की लड़ाई है। ये इस्लाम और यहूदियत की लड़ाई है। ये कुफर और इस्लाम का, ये हक और बातिल का। इसराइल ने मुसलमानों की जमीन पर कब्जा किया है। वो 50 सालों से एक कौम की नस्ल कुशी कर रहा है। उन्होंने उनके बेटियों को, उनके बच्चों को कत्ल किया है, उनके क़ियादत को कई बार शहीद किया है। हजारों फलस्तीनी उनके जेलों में पड़े हैं और उनका ऐलान यही है कि हमने बैतुल मुक़द्दस को और मस्जिद अक्सा को खत्म करना है। और इस पूरी खेल के पीछे अमेरिका का हाथ है। जनाब वजीर आजम साहब, जनाब आर्मी चीफ साहब, जनाब सदर पाकिस्तान और आलमी इस्लाम की तमाम मुसलमान ममालिक से अपील करता हूं कि आजमाइश के इस लम्हे में फलस्तीनियों को तनहा छोड़ना, इसका मतलब यह है कि आप यहूद का साथ दे रहे हैं, आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं, आप शैतान का साथ दे रहे हैं, आप गासिब का साथ दे रहे हैं, आप जालिम का साथ दे रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि तमाशे का वक्त नहीं है, 2 कदम आगे बढ़कर फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान किया जाए। वो हक पर है, वो मजलूम है, ये ईमान का तकाजा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जमात इस्लामी ने इसलिए फैसला किया है कि हम 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करते हुए उनकी हिमायत का ऐलान करते हैं और हम फलस्तीनी अवाम को, वहां के मुजाहिदीन को पैगाम देते हैं कि अगर सारी दुनिया आपका साथ न दे फिर भी एक ही मुल्क होगा पाकिस्तान की सूरत में, कि हर सूरत में इंशाअल्लाह ताला फलस्तीनियों के साथ नजर आएगा। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लोगों, आज हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रूह खुश होगी। आज सलाहुद्दीन अयूबी खुश होगा, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को इस्तेमार से आजाद किया था। और आज के बाद मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा इसराइल कभी भी खड़ा नहीं होगा। और हम पैगाम देना चाहते हैं कि जब आप फलस्तीनियों की मांग को रुलाते हैं, जब आप उनके बच्चों को यतीम बनाते हैं, तो आज का दिन ऐसा दिन है कि आपकी माएं रो रही हैं, आपके बच्चे रो रहे हैं, आपके हुक्मरान रो रहे हैं। आप आज जिस कैफियत से दो चार है, मैं जानता हूं
इसलिए कि आलमी कुफर आपकी पुष्प पर भी है और फिर भी यही हशर होगा। तो निजात का एक ही रास्ता है कि फलस्तीनियों की सरजमीन से निकलो। कुछ यहूदी रूस से आए थे, कुछ जर्मन से आए थे, कुछ फ्रांस से आए थे, कुछ अमेरिका से आए थे। सारी दुनिया से यहूदियों को यहां जमा किया गया और इसराइल बनाया गया, जिसके बारे में कादी आज़म मोहम्मद अली जना का एक वाज़े ऐलान था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है और पाकिस्तान कभी भी इस नाजायज रियासत को तस्लीम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मेरे लोगों, जमात इस्लामी ने तय किया था कि हम धरना देंगे और 3 दिन के लिए धरना देंगे। हमने पेशावर में करके दिखाया, हमने लाहौर में करके दिखाया, हमने क्वेटा में करके दिखाया और आज हम यहां आए हैं। लेकिन इस लम्हे कि जब हमारे सैकड़ों लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे हजारों लोग जख्मी हैं, हमारे भाई एक जंग के माहौल में है और जंग इस वक्त भी जारी है, तो जमात इस्लामी ने आलमी सतह पर भी और पाकिस्तान में हफ्ते यकजहती फलस्तीन का ऐलान किया है। और इसलिए इंशाअल्लाह ये हफ्ता गली और कूचों में, शहरों और देहातों में फलस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन होगा, यकजहती का हफ्ता होगा। कॉलेज के तलबा से, स्कूल के बच्चों से, मदारस के नौजवानों से, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों से, दुकानों पे काम करने वाले ताजरों से, हर पाकिस्तानी से अपील करता हूं कि इस हफ्ते यकजहती में शामिल होकर फलस्तीनियों के हौसले बढ़ाएं। अगर वहां हमें जाना नहीं है तो कम से कम अपने मुल्क में खड़े होकर हम उनका साथ देने का ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैंने कराची जमात के साथ नईमुर रहमान साहब और उसकी टीम के साथ मुशावरत किया है महंगाई के खिलाफ। ये तहरीक जारी रहेगी। ये आज का धरना आखिरी धरना नहीं है, लेकिन कुछ लम्हात फर्ज अदा करने का है, कुछ वाजिब अदा करने का है, कुछ सुन्नत अदा करने का है। इस लम्हे ईमान का तकाजा यही है कि हम इस महंगाई के तहरीक के बजाय उसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन ये हफ्ता भरपूर तरीके से फलस्तीनियों के नाम हम करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को भी बड़े बड़े प्रोग्रामात और रैलियां होंगे। आइंदा इतवार को भी तारीखी मिलियन मार्चेस होंगे और मैं बहनों से भी अपील करता हूं, जवानों से भी अपील करता हूं, हर पाकिस्तानी से अपील करता हूं कि जमात इस्लामी के इस तहरीक का दस्तोबाजू बने। हम फलस्तीनी मुजाहिदीन के साथ ताउन के लिए फंड का ऐलान भी करते हैं और मैं अहले पाकिस्तान से अपील करता हूं कि माली लिहाज से भी हमने उनको सपोर्ट करना है, दुआओं में भी हमने उनको याद करना है और जब मौका मिले तो अमली तौर पर भी उनका साथ देना है। और हुकूमत से कहना चाहता हूं कि आपकी खामोशी को हम अमेरिका और यहूदियों का साथ देने के खामोशी समझते हैं, इसलिए खुलकर आप भी फलस्तीनियों के हिमायत का ऐलान करें। तो ये झंडा आपका झंडा है, ये झंडा फलस्तीनियों का झंडा है, ये झंडा हमास का झंडा है, ये झंडा जिहाद का झंडा है, ये झंडा बैतुल मुकद्दस की आजादी का झंडा है,
ये झंडा मस्जिद अक्सा की हिफाजत का झंडा है और हम यही चाहते हैं कि ये झंडा सरबुलंद हो और उसके सरबुलंदी में इस्लाम का और उम्मत की इज्जत है इंशाअल्लाह ताला। लोगों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवानों, शाबाश देता हूं मुख्तसर नोटिस पर इतने आज़म शान धरने का। और मैं आज बताना चाहता हूं कि हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये मुहिम महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। मेरा मसला या मेरी टीम का मसला ये नहीं है कि नेब में हमारा नाम है और हम उस नाम को निकालना चाहते हैं। केसेस है अदालतों में, हम उसमें रिलीफ चाहते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। हम कौम के खातिर निकले हैं, हम मुल्क के खातिर निकले हैं, हम मजलूम के खातिर निकले हैं, हम गरीब के खातिर निकले हैं, हम बेरोजगार के खातिर निकले हैं, जिनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया, जिनके लिए घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया, बच्चों का फीस अदा करना मुश्किल, बिजली का बिल अदा करना मुश्किल, पानी का बिल अदा करना मुश्किल, गैस का बिल अदा करना मुश्किल, गाड़ी तो क्या मोटरसाइकिल में 1 लीटर तेल डालना बेमुश्किल, सांस लेना मुश्किल। पाकिस्तान में मौत सस्ती है और रोटी महंगी है। मैं इस जुल्म के खिलाफ मैदान में खड़ा हूं। लोगों, क्या होती है अच्छी हुकूमत? अच्छी हुकूमत वही है जो अमन दे सके, जो मईशत को बेहतर बना सके, जो इंसाफ अदल कायम कर सके। इन हुक्मरानों ने आपके चेहरों से खुशियां छीन ली है। इन हुक्मरानों ने मुल्क में बदअमनी फैलाई है। अमन दूर दूर तक नजर नहीं आता। मस्तून में धमाका, जोब में धमाका, मुस्लिम बाग में धमाका, हंगू में धमाके, हर जगह। क्या हमारा एक ही काम रह गया है कि लाशें उठाना और लाशों पर मातम करना, और चंद दिन गुजर जाए तो फिर एक और वाक़े का और एक और सानहे का इंतजार करना? यही हुकूमत का कारनामा है। इन्होंने आपके मईशत को तबाह किया। आज हर पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपया मकरूज है। 77,000 अरब का कर्जा है सूदी निजाम की वजह से। मेरे दोस्तों, आज मैं कराची आया हूं। कराची के लोग बड़े दाना और बीना लोग हैं। क्या आप लोगों ने सुना है कि अमरीकी सदारत से फारिग होने के बाद किसी और मुल्क में जाकर कारोबार करता है? क्लिंटन फारिग हो गए सदारत से तो यूनिवर्सिटियों में मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। रूस के सदर गुरबाचोव फारिग हो गए तो यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बन गए। ओबामा फारिग हो गए तो उनकी बेटी और उनकी बीवी भी नौकरी करती है। आपके पड़ोस में इंडिया है। क्या इंडिया के किसी वजीर आज़म के बारे में सुना है कि उनका कारोबार लंदन में, उनका कारोबार अमेरिका में? हमने तो यह पढ़ा है कि यहां शास्त्री के नाम से एक वजीर आज़म था। वजारत उज़्मा से फारिग होने के बाद जाती गाड़ी खरीदना चाहते थे तो 5,000 रुपया उनके साथ अपने थे और 7,000 रुपया उन्होंने बैंक से कर्जा लिया। मेरे भाइयों, यहां आपके जर्मनी के चांसलर इंजीला खातून है। 2 कमरों पर मुश्तमिल
घर में रहती है, लेकिन उसके मुकाबले में आपके हुक्मरान जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, और नाम लेने पर मैं क्यों वक्त जाया करूं? कनाडा में, बर्तानिया में, मलेशिया में, दुबई में, जहां भी आप जाते हैं, ये बुलंद बिल्डिंग किसका है? जवाब मिलता है ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म का है, ये पाकिस्तान के जज का है, ये पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट का है, ये पाकिस्तान के रिटायर जर्नलों का है। क्या इनको शर्म नहीं आती? एक तरफ ये लोग कहते हैं मुल्क में गुर्बत है, तो क्या ये गुर्बत हमारे लिए है? तुम्हारे कुत्ते मजे करते हैं, तुम्हारी बिल्लियां भी मजे करते हैं, तुम्हारे घोड़े भी मुरब्बे खाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका स्टील मिल तबाह किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीआईए तबाह किया, और हर महीने पीआईए 12 अरब रुपए का खसारा देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेलवे तबाह किया। मैं समझता हूं कराची में एक गरीब आदमी टैक्सी चलाता है, वो तो कभी भी खसारे में नहीं होता है, बच्चों को पढ़ाता है, घर का बिल अदा करता है, लेकिन आपका स्टील मिल इन लोगों की वजह से खसारे में, आपका बेहतरीन इदारा पीआईए इन लोगों की वजह से खसारे में, आपका रेलवे खसारे में, और 3 इदारे क्या पूरा पाकिस्तान खसारे में। ये तो मेरा नहीं, ये तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अशराफिया हर साल $17 बिलियन मराहत याफ्ता तबका का जाती है। ये तो मैंने खुद हिसाब किताब किया, आपके मुल्क के सिर्फ 18 अफराद के साथ 4 करोड़ की दौलत है। आप जरा जाकर वेबसाइट देके, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाएं। मेरे दोस्तों, यही लोग हैं जो कमाते हैं। उनकी सियासत क्या है? माल लगाओ और फिर माल कमाओ। कोई एहतसाब करने वाला नहीं है, कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं है। हमारे बच्चों के ख्वाब खत्म हो गए, खौफ में तब्दील हो गए। इन्होंने कायद के ख्वाब की ताबीर के बजाय हमारी कौम को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के जंजीरें पहना दी है। अब मैं अपनी कौम से यही पूछना चाहता हूं कि जिन हुक्मरानों ने तुम्हारे हाथों में कर्ज के जंजीरें डाले हैं, कर्ज के हथकड़ियां डाली हैं, क्या वक्त नहीं आया है कि अपने हाथों को झटका देकर आजाद कर ले और ये हथकड़ियां उठाकर इन जालिमों के पांव में, इनके हाथों में और इनके गलों में डाले? ये जेल जाना चाहिए, इनको सियासत से बेदखल करना चाहिए। ये लोग हैं अपने आप को बरहमन समझते हैं और आपको शूदर। ये लोग हैं अपने आप को फातिह समझते हैं और आपको मफ्तूह। हमारा और आपका एक ही काम है कि इनके घरों के तवाब आप कमाए, टैक्सेस दे दे और वो चोरी करे, माल, दौलत, खजाने, प्रॉपर्टी, शुगर मिल, आटा मिल, इसमें इजाफा कर ले। जो भी मुसीबत आती है इस मुल्क में, आप पीछे जाकर देखे, उसमें इनका हाथ होता है। दवाई की क्राइसिस और किल्लत आई, वजीर सेहत इन्वॉल्व था। आटे की किल्लत आई, फूड मिनिस्टर इन्वॉल्व था। पेट्रोल और डीजल का मसला, इनके लोग इन्वॉल्व थे। आज बिजली की कीमतों में, और मैं जब भी अखबार उठाता हूं एक ही खबर सुनता हूं कि आज फिर 4 रुपया कराची के लिए बिजली की कीमत में इजाफा हुआ। यह एक तोहफा है, हर रोज आपको मिलती है। आज 2 रुपया इजाफा, आज 4 रुपया इजाफा। मैं पूछना चाहता हूं, यह जुल्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मेरे मुल्क के अवाम के साथ नहीं किया था। जो जुल्म 1994 में
पीपल पार्टी ने पाकिस्तान के अवाम के साथ किया है IPPs के मुआहदे करके। ये खुद हुकूमत कहती है कि हम 1000 अरब बिजली की असल कीमत अदा करते हैं और 2000 अरब हम कैपेसिटी चार्जेस अदा करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा मुआहदा दुनिया में आपने कहीं देखा है कि आप बिजली पैदा करने की सलाहियत बना ले, पैदा करें, मैं आपसे बिजली ले लूं या न लूं, मैं पेमेंट करूंगा। मेरे दोस्तों, इस तरह मुआहदा तो कोई पागल के साथ भी नहीं कर सकता है जिस तरह मुआहदा पीपल पार्टी ने 1974 में IPPs के साथ किया है। 8.7 ट्रिलियन अब तक कैपेसिटी चार्जेस ये हमसे ले गए हैं। उसके बावजूद भी कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा करना नागुज़ीर है। और मिनिस्टर कहते हैं, उसामा, वो कहते हैं फैसले सख्त हैं लेकिन मजबूरी है। बाबा, फैसले सख्त है और आपकी मजबूरी है, तो क्या ये सख्त फैसले हमेशा हमारे गरीब आवाम के लिए है या आपके लिए भी है? आप भी तो अपने पेट पर पत्थर बांधे, हम 2 पत्थर बांधने के लिए तैयार है। पहला कुर्बानी वजीर आजम दे, सदर पाकिस्तान दे, आर्मी चीफ दे, चीफ जस्टिस दे, ब्यूरोक्रेट दे, ये सियासतदान दे, मेरी कौम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये 76 सालों से आपके साथ ये मजाक हो रहा है मेरे भाइयों। इसलिए कहते हैं कि पेट्रोल बाहर से हम दरामद करते हैं, गैस बाहर से हम दरामद करते हैं। कराची के लोगों, मैंने माहिरीन को जमा किया और नेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस बुलाई। मेरे माहिरीन ने मुझे बताया और गारंटी दी कि अगर एतमाद किया जाए हम पर, हम 5 रुपया फी यूनिट बिजली बना सकते हैं। 5 रुपया। ये हमारी जरूरत नहीं है बाहर के कीमती तेल और कीमती कोयला दरामद करके, ये इन माफियाज की जरूरत है। डॉलरों में कमाते हैं। हमारी कौम को पता ही नहीं था कि ये पाकिस्तानी है। पता चला कि 1994 में पीपल पार्टी ने मुआहिदा किया, तो इस पर मुस्लिम लीग ने क्यों एतराज नहीं किया, इस पर PTI ने क्यों एतराज नहीं किया? जब वो लिस्ट मैंने देखा तो पता चला कि उसमें सिर्फ पीपल पार्टी के लोग नहीं हैं, मुस्लिम लीग के लोग भी हैं, PTI के लोग भी हैं, और ये सब के सब वही लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन पार्टियों पर, इख्तिदार दिलाते हैं इन पार्टियों को, और जब इख्तिदार में आते हैं फिर आपकी गर्दन और आपकी कलाई नचोड़ते हैं, आपका खून पीते हैं, आपका पसीना, आपका पल यही खाते हैं। मेहनत आप और मजे ये लोग करते हैं। मेरा ऐलान यही है कि अब ये कंपनी ऐसी नहीं चलेगी, पाकिस्तान ऐसा नहीं चलेगा। अब हम बेदार हो गए हैं। अब अवाम इस जुल्म बर्दाश्त करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। हम हिसाब किताब करना चाहते हैं। हम इन मुआहिदों को खत्म करना चाहते हैं। जिन लोगों ने ये मुआहिदे किए हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं, उनको जेलों में डालना चाहिए और उनकी प्रॉपर्टीज बेचकर ये जुर्माने अदा करना चाहिए। इसका जिम्मेदार मैं या आप नहीं है, इसका जिम्मेदार यही पार्टियां हैं। जिन्होंने लिया है वही दे दे। हमने न लिया है और न हमने देना है। मैंने ऐलान किया है कि जिस गरीब आदमी के मीटर को वापदा ने हाथ लगाया, मैं कारकुन से कहना चाहता हूं, उस गरीब की हिफाजत कर लो, इस मीटर की हिफाजत करें। सबसे पहले वजीर आजम के घर से मीटर उठा दो। 6 करोड़ रुपया के नादहिंदा वो है। ये बड़े बड़े कारखानादार, उनके मीटर उठा दो। आप गरीब को घड़ी की मछली समझकर पकड़ते हैं और दबाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा।
ये दस्तूर हम नहीं मानते, ये सुबह बेनूर हम नहीं मानते। हम इंसाफ चाहते हैं, हम अदल चाहते हैं। लोगों, हम पर एतमाद करें, हम दयानतदार लोग हैं, हम आपके वफादार लोग हैं, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है। जब भी हमें मौका मिला हमने डिलीवर किया, जब भी आपने अमानतें हमारे हवाले की हमने उनके साथ इंसाफ किया। हमारा दिन आएगा इंशाअल्लाह, हमारी बारी आएगी, सबसे पहला वार हम लेंगे, करेंगे सूदी निज़ाम के खात्मे पर। आप सूदी निज़ाम का खात्मा चाहते हो, हमारा साथ दे। सूदी निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हो, जमात इस्लामी को वोट दे, इसलिए कि सूदी निज़ाम और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकता। आखिर क्या करे? अल्लाह का हुक्म है सूद न करो, पैगंबर का हुक्म है सूद न करो, आईन में लिखा है सूद बंद करो, वह पाकी शरी अदालत का फैसला है सूद न करो। तो अब फिर क्या किसी जिब्रील अमीन के इंतजार में कि वो दोबारा आएगा? उसने तो एक बार अल्लाह का हुक्म आप तक पहुंचाया है कि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। इसलिए जमात इस्लामी भी सूदी निज़ाम के खिलाफ भी और सूदखोरों के खिलाफ भी जिहाद का और उसके खिलाफ जद्दोजहद का और उस निज़ाम के खिलाफ बगावत का ऐलान करती है। लोगों, मैं इसी पर इक्तफा करता हूं। हमारी ये कहानी मुकम्मल नहीं है, हमारी ये जद्दोजहद जारी है, लेकिन फ़लस्तीन का मसला बहुत अहम मसला है। इस वक्त हमने उस पर फोकस करना है और इंशाअल्लाह एक हफ्ता यकजहती के बाद हम आपको दोबारा प्रोग्राम देंगे और अगली बार हमारी मर्जी होगी कि गवर्नर हाउस से बाहर हम धरना देते हैं या गवर्नर के हाउस के अंदर हम धरना देते हैं। ये आपका गवर्नर हाउस है, ये आवाम का गवर्नर हाउस है। ये जो बड़े बड़े ताले आप लोगों ने लगाए हैं, ये जो बड़े दरवाजे आप लोगों ने लगाए हैं, हम इन तालों को तोड़ना भी जानते हैं, इन दरवाजों को उखाड़ना भी चाहते हैं। इसलिए आपकी बारी खत्म, अब अवाम की बारी शुरू हो रही है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर और फलस्तीनियों के साथ यकजहती का मुजाहिरा करें।